हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेकंड लेक्चर में फॉर योर रेगुलर कम फास्टिक बैच स्टूडेंट्स। एंड इसमें आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा मेन सीए फाइनल ऑडिट का एग्जाम्स में पूछा जाने वाला कंटेंट जो होता है, मेन जो आपका सिलेबस है वो हम आज शुरू कर रहे हैं। हमने जो पहला लेक्चर किया था उसमें हमने बेसिक्स के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि सर ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हमारे सिलेबस में क्या चीज है, कौन कौन से सेक्शन है, उनका क्या क्या वेटेज है, कैसे हमें अप्रोच करना है, हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए थे जो हम बार बार यूज करते हैं हमारे पूरे सीए फाइनल ऑडिट के इस पूरे बैच में एंड सिलेबस में। तो अब मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, मेरा ये जेन्युइन सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप जो भी अपने लेक्चर्स देख रहे हैं वो प्लीज सीक्वेंस में ही देखना। फर्स्ट लेक्चर पहले देखना, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे करके सीक्वेंस में देखना, क्योंकि हमने जो चीज बहुत ज्यादा एक्सप्लेन, हम बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर देंगे जो आप में बाद में बीच पूरे सीए फाइनल ऑडिट में रेलेवेंट रहने वाली चीजें होंगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सीक्वेंस में ही देखिएगा पूरे लेक्चर्स को। ऐसा मत कीजिएगा कि आप डायरेक्टली प्रोफेशनल एथिक्स पे या फिर अदर ऑडिट्स पे जंप कर जाओ बिना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखे। तो क्योंकि ये सारे जो भी लेक्चर्स आपके स्टार्टिंग के लेक्चर्स रहेंगे वो आपका बेस बिल्ड करने में, कॉन्सेप्चुअल बेस बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज सर, हमारे लेक्चर्स कितने रहेंगे? तो हमारे लेक्चर्स डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ टॉपिक्स पे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज हमारे लेक्चर्स को डिवाइड करते हैं और हो सके तो ऐसे वाइज हम अपने लेक्चर्स को डिवाइड करके चलते हैं। एंड दूसरी चीज, हम अपने लेक्चर्स को 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रखने वाले हैं। 1 से 1.5 ये वाला भी लेक्चर अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटे का ही होगा मेरे ख्याल से। तो एंड ताकि आप एक सिटिंग में ही एक पूरा लेक्चर खत्म कर सके। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, SQC1 एंड SA220, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक ऑफ सीए फाइनल ऑडिट, दैट इज योर SQC1 एंड SA220। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे हैंड रिटन नोट्स, ये सारी लिंक आपको कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, सारे आपके इंट्रो वीडियो में मैंने बता रखा है, वो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा SQC1 एंड SA220। सर आपको याद होगा बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट होते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज होते हैं। ये सारे आपके सर्विसेज के बारे में बात करते हैं कि मैं ऑडिट दे रहा हूं, मैं रिव्यू कर रहा हूं, मैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस दे रहा हूं, जैसे हमने एग्जांपल पे डिस्कस किया था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, या फिर मैं कोई अदर सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे कंपाइलेशन कर रहा हूं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहा हूं। तो ये सारी सर्विसेज हम लोग दे तो रहे हैं, लेकिन इन सारी सर्विसेज पे मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर मैंने क्वालिटी के साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी तो पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पे, पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन पे एक धब्बा लग सकता है। इसीलिए ICAI ने आपकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए निकाला है आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड, जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास। और वही, अब सर ये तो बात हो गई हमारे SQC1 की, जो बात करता है हमारी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। कहां पे सर क्वालिटी को कंट्रोल करना है? सर हमें चारों सर्विसेज में, जो भी हम 4 सर्विसेज दे रहे हैं उसमें हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना है। 4 सर्विसेज सर कौन कौन सी है? सबसे पहला ऑडिट, दूसरा है रिव्यू, तीसरा है आपका कोई भी अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो, और चौथा है आपका रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स, जो मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, उनको हम बोलेंगे रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। तो सर SQC1 का नाम क्या है? नाम है हमारा क्वालिटी कंट्रोल उन फर्म्स के लिए, फर्म्स मतलब जो भी बिजनेस करती है, मैंने आपको बताया बेसिक्स में। तो क्वालिटी कंट्रोल उन फर्म्स के लिए जो परफॉर्म कर रही है या फिर जो सर्विसेज दे रही हैं ऑडिट की, रिव्यू की, ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि ऑडिट और रिव्यू तो आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, या फिर कोई अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हम कर रहे हैं, या फिर कोई रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स हम कर रहे हैं। मतलब SQC1 ये बोलता है कि आपके फर्म में क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, भले आपकी फर्म कोई भी सर्विसेज दे रही हो, सारी सर्विसेज में आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। लेकिन वहीं हम अगर स्पेसिफिकली ऑडिट की बात करें, हम स्पेसिफिकली अगर ये बात करें कि सर हम किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना है, उसमें हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है, तो वहां पे आपका लगेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 220, जिसको हम प्यार से बोलेंगे SA220। तो यहां पे भी आप देखिए
रखिएगा, जैसे SQC 1 में क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है, वहीं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 220 भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। लेकिन ये थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, ये बोलता है भाई मुझे तो सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है कि तुम जब ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तब तुम्हें क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि एक हमारे पास फॉर्म पे लगने वाला क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है SQC 1 और एक हमारे पास ऑडिट पे लगने वाला क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड्स है SA 220। ठीक है, यस सर। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया कि ये जो आपका SQC 1 है ये सारे टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट पे लगता है, भले वो ऑडिट हो, रिव्यू हो, अदर अश्योरेंस हो, रिलेटेड सर्विसेज हो, ये सारे टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स पे लगता है। लेकिन हमारा जो SA 220 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पे लगता है। अब सारे टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट पे लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी फर्म पे लगता है। फर्म कोई भी सर्विसेज दे रही हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्म में एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा SA 220 है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडिट की बात करता है कि भाई इस पर्टिकुलर ऑडिट को जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें इस ऑडिट को क्वालिटी के साथ करना है, ये हमें SA 220 बताता है। तो आई होप इन दोनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इन दोनों की सिमिलैरिटी जो है वो है इनके ऑब्जेक्टिव। सर ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हर एक स्टैंडर्ड का अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया है, हम ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर ये स्टैंडर्ड क्यों हमें फॉलो करना चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे ही आपके हर एक स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड, या फिर आप मान लीजिए कि भाई इस ऐसे को फॉलो करके हमारे ऑडिटर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने वाले हैं। तो बेसिकली यहां पे इन दोनों के ऑब्जेक्टिव सिमिलर है। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या है सर, हमें एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है सर, एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। मतलब हमने बात तो कर ली क्वालिटी कंट्रोल की, अब इसी क्वालिटी कंट्रोल को हमें अपने सिस्टम में फीड करना है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सके, क्वालिटी को मेंटेन कर सके, जिसको हम प्यार से बोलेंगे QCS। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है। क्यों बनाना है सर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जिससे मुझे एक रीजनेबल अश्योरेंस मिले। क्या बोला मैंने, जिससे मुझे एक रीजनेबल अश्योरेंस मिले। सर मुझे क्यों चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस, आपको याद आ रहा होगा बेसिक्स में मैंने बताया सर हमें रीजनेबल अश्योरेंस इसलिए चाहिए ताकि हम सामने वालों को, मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रीजनेबल अश्योरेंस दे पाए। क्या हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस ले सकते हैं और दे सकते हैं, नहीं सर। क्या हम लिमिटेड अश्योरेंस ले सकते हैं और दे सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिव्यू में दे सकते हैं। हम यहां पे ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड यूज होता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है जिसमें डिटेल्ड प्रोसीजर्स करनी पड़ती है। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमें ऐसा बनाना है जिससे हम रीजनेबल अश्योरेंस ले सके। किस बात का रीजनेबल अश्योरेंस, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो भाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना मतलब क्या, हमारी 3 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल, जिसको हम प्यार से बोलेंगे PRL। प्रोफेशनल मतलब क्या हुआ सर, हमें अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है। याद आया आपको, हमें इंडिपेंडेंट रहना होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, तो ऐसे हमें इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सर रेगुलेटरी एंड लीगल में क्या होगा कि हम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो हमें कंपनी एक्ट को फॉलो करना है, चेक करना है कि उसने रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपना सारा काम किया है कि नहीं किया है। तो ये बेसिकली ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल। तो ये रीजनेबल अश्योरेंस हमें किस बात का लेना है कि हम एज पर PRL रिक्वायरमेंट्स हम अपना काम कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज कि अगर हम एज पर PRL रिक्वायरमेंट्स अपना काम कर रहे हैं तो हम जो भी रिपोर्ट्स इशू करने वाले हैं, जो भी रिपोर्ट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो हम ऑडिट रिपोर्ट मैंने बताया था जिसमें हम ओपिनियन लिखते हैं, हमारी राय लिखते हैं, तो जो भी हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाले हैं वो ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। मतलब जैसी सर्कमस्टेंसेस है, जिस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमें जैसी रिपोर्ट देनी चाहिए थी वैसी रिपोर्ट हमने दी है, ऐसा हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। सर इसका मतलब क्या, मैं समझा नहीं, जैसी रिपोर्ट चाहिए थी वैसी रिपोर्ट दी है। आपको याद आ रहा होगा टाइप्स ऑफ ओपिनियन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि सर अगर सब कुछ चंगा से मिलता है, सब कुछ सही मिलता है, तो फिर हमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, इधर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर कुछ गलत मिलता है तो फिर मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है। अब अगर मुझे सब कुछ सही मिल गया तो फिर अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हाँ भाई मेरी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है, जैसे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होनी चाहिए थी वैसी है। लेकिन वहीं अगर मुझे कुछ खराब मिल गया फिर भी मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, तो फिर मैं बोलूंगा भाई मेरी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमें वैसी रिपोर्ट बनानी है जो एप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। जहां पे गलत बोलना चाहिए वहां पे आपने गलत बोला हो, जहां पे सही हो वहां पे आपने सही बोला हो।
ठीक है, यस सर। तो ये हमारा क्या था सर, ये सिमिलैरिटी थी। एक बार हम इसको पूरा अपने कॉन्सेप्ट बुक से भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या पढ़ा सर हमने ये पढ़ा SQC1 एंड SA220 हमारा अभी टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने बात करी SQC1 एंड SA220 के बारे में। SQC1 मतलब क्या होता है सर, स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। किसमें क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है कि हमें क्वालिटी को संभाल के ध्यान से रखना चाहिए कि सर क्वालिटी कंट्रोल आपकी फर्म में होना चाहिए। पूरी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। जो भी फर्म आपका परफॉर्म करती है ऑडिट को, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, या फिर अदर एश्योरेंस भी दे रही हो, या फिर कोई रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स भी कर रही हो, जो भी सर्विसेज आप परफॉर्म कर रहे हो उस सब में आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है। ये आपको SQC1 बोलता है। लेकिन SA220, अब SA220 नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब ये सिर्फ ऑडिट पे लगता है। तो ये बोलता है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पे एक लाइन लिखी गई है कि सर जब हम ऑडिट पे क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं, मतलब SA220 चेक कर रहे हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि आपके जो फर्म है उस पे आपने SQC1 लगा रखा है। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप समझिए कि यहां पे फर्म की बात हो रही है, इसका मतलब आपके खुद के फर्म की बात हो रही है, आपके क्लाइंट के फर्म की बात नहीं हो रही। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि यार मैं ऑडिट कर रहा हूं रिलायंस कंपनी का, तो मुझे क्वालिटी कंट्रोल रिलायंस की कंपनी का नहीं देखना है, मुझे खुद के फर्म में जहां पे भी मैं पार्टनर हूं, जिस पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, जिस LLP में मैं पार्टनर हूं, उस पार्टनरशिप फर्म में, उस LLP में मुझे क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना है। ये होता है फर्म का मतलब। और दूसरा ये बोल रहा है कि चलो मैं ये जब अपना कोई भी पर्टिकुलर ऑडिट में कर रहा हूं, रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं, उसमें मुझे क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं ये चेक करना है, मतलब SA220 चेक करना है। तो SA220 में तभी चेक करता हूं जब मैंने अपनी फर्म में ऑलरेडी SQC1 लगा रखा हो। क्योंकि अगर मैंने अपनी पूरी फर्म में SQC1 ही नहीं लगा रखा, अगर मैंने ब्रॉड रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रखी, तो मैं स्पेसिफिक नैरो रिक्वायरमेंट चेक करके क्या कर लूंगा। तो यहां पे यही बोल रहा है कि सर SA220 हमने इस वे में बनाया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, इस अजम्पशन में बनाया है कि फर्म के ऊपर SQC1 भी लगता है। ठीक है, छोटी सी लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलेवेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमें पहले SQC1 लगाना है पूरी फर्म में, फिर ही हम SA220 की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे हमारे पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे। ठीक है, यस सर। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि सर ये SQC1 जो है ये आपके ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है, जबकि आपका SA220 सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है। ये जो SQC1 है ये आपके पूरे फर्म पे अप्लाई होता है, आपकी फर्म जो भी कर रही हो सब पे अप्लाई होता है। लेकिन ये जो SA220 है ये सिर्फ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है। यहां पे आप देखिएगा जो भी आपके लेफ्ट में चीजें चल रही होंगी वो SQC1 के अकॉर्डिंग होंगी, और जो भी आपके राइट में चीजें चल रही होंगी वो SA220 के अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि कहीं कहीं पे आपका डिफरेंस है दोनों के बारे में, दोनों जो बोल रहे हैं उसके बारे में, और कहीं कहीं पे सिमिलैरिटीज है, तो मैंने उस हिसाब से इसको मैनेज किया हुआ है। जैसे आप यहां पे देखेंगे तो ये दोनों सेम आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, दोनों का सेम बॉक्स आ रहा है, मतलब ये SQC1 में भी सेम है और SA220 में भी सेम है। जहां पे भी डिफरेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जब हम फॉलो कर रहे हैं SQC1 को या फिर SA220 को। सर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमें ये चेक करना है कि फर्म को एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करना है। क्या करना है सर, एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमें बनाना है जो हमें रीजनेबल अश्योरेंस दे। क्या सर है सर, जो हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस दे। क्या रीजनेबल अश्योरेंस दे सर, 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि सर हमारी जो पूरी फर्म है वो कंप्लाई कर रही है PRL रिक्वायरमेंट्स के साथ। PRL रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारी फर्म कंप्लाई कर रही है। एंड अगर हम कंप्लाई कर रहे हैं मतलब हम जो रिपोर्ट्स इशू कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जैसी रिपोर्ट इशू करनी चाहिए थी वैसी रिपोर्ट में इशू कर रहा हूं। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1 एंड SA220। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब सर ये जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मैंने बोला आपको, इतना भारी वर्ड मैंने आपको बोल दिया कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सिस्टम बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, और जो भी चीजें इसमें इंक्लूड होती है उसका नाम होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है।
तो अब हमें क्या करना है, सीए फाइनल लेवल पे आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फिर आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे लाइन वाइज। ऐसा नहीं है। आपको क्या करेंगे सर, हर एक ये जो एलिमेंट है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का, ये हर एक एलिमेंट को यहां पे इन्होंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। आपको इनके अंदर के पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसा ये लाइन वाइज याद नहीं करना है कि भाई क्या एलिमेंट्स हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के, बस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये एलिमेंट हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट क्यों है। जैसे मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि सर फर्म में क्वालिटी को कंट्रोल करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे, भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना। आप बोलोगे सर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, छोटे मोटे लोगों को तो क्या ही मतलब। तो बड़े बड़े लोग मतलब फर्म के बड़े बड़े लोग, मतलब फर्म के सीईओ की बात हो रही है, फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्म के मैनेजिंग पार्टनर्स की बात हो रही है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म में और क्वालिटी को मेंटेन करना। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया हुआ है, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीडरशिप, यहां पे इन्होंने एक जनरलाइज वर्ड यूज कर लिया, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़े बड़े लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी मेंटेन करना विद इन द फर्म। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज हम ये देखेंगे सर कि हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, जो हमने पढ़ा था हमारे बेसिक्स के लेक्चर में कि सर ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिहेवियर, एथिकल मोरल बिहेवियर हमारा सही होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे क्या हम अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं मतलब हम क्वालिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। फिर हम ये चेक करेंगे कि सर अच्छा मुझे अगर इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, इस स्पेसिफिक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है या फिर इस स्पेसिफिक एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है, तो फिर मुझे क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सर ये क्या बोल रहे हो सर, एक्सेप्ट करना है कंटिन्यू करना है, नहीं समझा मैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था बेसिक के लेक्चर में कि सर हम जाते हैं या फिर एंटिटी हमारे पास आती है कि आप हमारे ऑडिटर बन जाइए, फिर हमारे पास ऑप्शन होता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है, हमें डिसीजन बनाना पड़ता है कि क्या हमें इस पर्टिकुलर क्लाइंट का, इस पर्टिकुलर कंपनी का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या मैं ये जो हमारा रिश्ता है उसको एक्सेप्ट कर लूं, क्या मैं इस कंपनी का ऑडिटर बन जाऊं या फिर नहीं बन जाऊं, उसका पार्ट होता है ये हमारा एक्सेप्टेंस। दूसरा आता है कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस का मतलब क्या होता है कि पिछले साल तो मैं इस कंपनी का ऑडिटर था, लेकिन क्या मुझे इस साल भी इस कंपनी का ऑडिटर बने रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। ये आता है आपका कंटिन्यूएंस का पार्ट। तो एक्सेप्टेंस करना या फिर कंटिन्यूएंस करना हमारे क्लाइंट के रिलेशनशिप को, क्लाइंट के रिलेशनशिप मतलब क्या, हमारा रिलेशनशिप है ऑडिटर और क्लाइंट का रिलेशनशिप है। स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स जो मैं आपको ऑडिट दे रहा हूं, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, उन स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स की बात हो रही है। तो क्या मुझे रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए, कौन से मैटर्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है सर मेरे पूरे फॉर्म में मुझे क्या रिसोर्सेस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस कितने चाहिए, कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, क्या मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ लोग है कि नहीं काम करने के लिए, वो हम इधर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सर आपका एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, आप कैसे वो एंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे, आप कैसे अच्छे से वो एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में सर आपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना तो दिया, आपने वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या जब हमें उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो हम वैसे चेंजेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हम मॉनिटरिंग में डिस्कस करेंगे। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की देखभाल करेंगे, जासूसी करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसा हमने उसको बोला था काम करने के लिए वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपके 6 एलिमेंट्स ऑफ, मान लीजिए यही 6 एलिमेंट्स के ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर बना हुआ है, जो हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे जब हम बोलते हैं ना, ये आपका SQC1 की बात होगी। SQC1 में इन्हीं चीजों को बोला गया है कि ये एलिमेंट्स है हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के, लेकिन आपके ऐसे 220 में बोला गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की। यहां पे बोला गया कि सर ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स है, लेकिन उन्हीं को यहां पे बोला गया कि ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सर एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, कौन होता है सर, वो बंदा जो आपके ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट के लिए, जिसको हम ऑडिटर नाम जो वर्ड है वो इसी बंदे के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब सर यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर वर्ड यूज किया गया है, यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया, यहां पे तो आप बोल रहे हो कि यहां पे फर्म का CEO MD MP देखेगा,
तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आपका SQC1 है ना, ये आपकी पूरी फर्म पे लगता है। तो हमें फर्म के बड़े लोगों को देखना। फर्म के बड़े लोग मतलब कौन? CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर। ये जो आपका SE220 है ना, ये पर्टिकुलर ऑडिट पे लगता है। तो हमें ऑडिट के सबसे बड़े लोगों को देखना है। और ऑडिट का सबसे बड़ा लोग कौन है, सबसे बड़ा इंसान कौन है ऑडिट का, जिसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी है, वो है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर। इसलिए यहां पे स्पेसिफिकली इन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर का जिक्र किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की क्या है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को देखना अपने ऑडिट में। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पे फर्म की बात हो रही थी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ यहां पे ऑडिट की बात होगी। नेक्स्ट मतलब ये दोनों आप लिंक करके याद रख सकते हो। दूसरा है आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स। यहां पे पूरे एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही थी और यहां पे बोल रहे हैं रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर ऑडिट, जो भी हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट ये बोला था सर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। यहां पे बात होती है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या कंटिन्यू करना चाहिए क्लाइंट के रिलेशनशिप को एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स को। क्या आपको ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यहां पे बात होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, कि आपके पूरे फर्म में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है। लेकिन आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बेसिक में बताया कि सर ऑडिट करते टाइम जितने भी लोगों को हम यूज करते हैं उनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, जो है हमारा एंगेजमेंट टीम। कि ये सर हमारी ऑडिट की एंगेजमेंट टीम है। तो हमें यहां पे असाइनमेंट चेक करना पड़ता है कि जिन भी लोगों को मैंने ऑडिट की एंगेजमेंट टीम में असाइन किया है वो लोग सही है या फिर नहीं है, क्या मुझे और लोगों को लाने की जरूरत है या फिर नहीं है। अब इतने 4 पॉइंट इन्होंने थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दिए, तो ऐसे ने बोला बाकी के 2 पॉइंट मैं सेम रखता हूं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस देखेंगे और लास्ट में मॉनिटरिंग कर लेंगे। तो ये आपके बेसिकली आप मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है वो मैंने आपको बता दी। ये अभी मैंने जैसे आपको ब्रीफ बताया है। अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एक एक चल के कि सर क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं SQC1 में हमारी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि उनको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है विद इन द फर्म। ठीक है, यस। चलिए चलते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स पे। क्या बोल रहे हैं सर? ये हमारी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप का मतलब क्या हो गया सर? हमारे CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इनको क्या करना है सर? इनको ये देखना है, एक होते हैं कि सर एक आप मान लीजिए मैं अगर किसी का बिजनेस हूं, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई फर्म है और मैं हूं CEO, मैनेजिंग पार्टनर। मैं क्या चाहूंगा यार, मेरा ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हो, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, राइट? ये तो मेरा बेसिक इतना मेरा मोटिव होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है ना, मैं जब भी सोचता हूं कि मेरे ज्यादा क्लाइंट्स आए, मेरे ज्यादा रेवेन्यू हो, मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो, तो मैं ऐसे क्लाइंट्स को भी एक्सेप्ट कर ले रहा हूं जिसके काम करने की मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है इतना काम करने के लिए, और मैंने ज्यादा क्लाइंट्स को एक्सेप्ट कर रखा है। इससे होगा क्या? जब वो क्लाइंट का काम आएगा, मैं किसी को बोलूंगा काम करने के लिए, तो या तो वो मना कर देगा या फिर वो घसाटे मार देगा, मतलब वो क्वालिटी के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है क्वालिटी के साथ काम करने के लिए। वो इधर उधर कुछ भी कर देंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, बना देंगे, लिख देंगे और बोलेंगे ऑडिट हो गया, काम हो गया। तो इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि एक तो है आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी। आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, जो भी क्लाइंट आ जाए, जितने भी क्लाइंट आ जाए, मैं तो सारे क्लाइंट को एक्सेप्ट करूंगा, मुझे तो भाई कमाना है पैसा। अगर ऐसा हो गया तो आपके सीए की रेपुटेशन डाउन आ जाएगी, आईसीआई की रेपुटेशन डाउन आ जाएगी। इसलिए आईसीआई ये बोलता है कि सर बिजनेस स्ट्रैटेजी तो ठीक है, आप बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये है, सबसे बड़ा कंसर्न जो आपके पास होना चाहिए वो ये है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करना है, आपको जो भी काम करना है वो क्वालिटी के साथ करना है। मतलब सबसे पहली लाइन यही है कि सर हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो ओवरराइड करना चाहिए हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी को। सर ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि सर हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रायोरिटी होना चाहिए rather than our बिजनेस स्ट्रैटेजी। हमें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को आगे रखना है और हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी को पीछे रखना है, पीछे सीट पे भेज देना है, और ड्राइविंग सीट पे हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अगर हम किसी क्लाइंट को, ऐसा कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है जिसको एक्सेप्ट करने के बाद हम उसका काम क्वालिटी से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें वो क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो फिर हमें उस क्लाइंट का काम नहीं करना है। सिंपल सीधी सी बात यह है, क्वालिटी को प्रायोरिटी दो, अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को प्रायोरिटी मत दो। ठीक है? यस सर, ये काम, ये देखना, ये रिव्यू करना और ये इंश्योर करना किसका काम है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब लीडरशिप, जो हमारे लीडरशिप में बंदे हैं फॉर्म के, सीईओ, एमडी, एमपी, इनका काम होता है। ठीक है? यस सर। तो बेसिकली यहां पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा या फिर यहां पे जो आपका टॉपिक आएगा वो ये आएगा, व्हाट आर आवर कंसिडरेशंस टू अपहोल्ड क्वालिटी।
मतलब ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग हैं फर्म में, इनको क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए क्वालिटी को अपहोल्ड करने के लिए। अपहोल्ड मतलब क्या होता है सर? क्वालिटी को ऊपर रखने के लिए इनको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। अब सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं हूं सीईओ एमडी एमपी और मुझे अपनी फर्म में क्वालिटी को सबसे ज्यादा अपहोल्ड करना है, ऊपर रखना है, तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं ये चेक करूंगा कि मैं जो भी कमर्शियल डिसीजंस ले रहा हूं, जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी वाइज डिसीजंस ले रहा हूं, वो मेरी क्वालिटी को ओवरराइड ना करें। क्या बोला मैंने? वापस से सुनिए। अगर मैं फर्म में सीईओ एमपी एमडी हूं और मुझे ये चेक करना है कि भाई मैं क्वालिटी को ऊपर कैसे रख सकता हूं, तो भाई इसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? क्वालिटी मेरी सबसे ऊपर होना चाहिए। मतलब मैं जो भी कमर्शियल डिसीजंस ले रहा हूं, वो कमर्शियल डिसीजंस मेरी क्वालिटी के हमेशा नीचे रहने चाहिए, क्वालिटी के ऊपर नहीं रहने चाहिए। सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं सर? हमारा जो कमर्शियल कंसिडरेशंस है, डिसीजंस को आप कंसिडरेशन समझ लीजिए कि जो भी हमारा कमर्शियल कंसिडरेशंस है वो हमारी क्वालिटी को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी क्वालिटी ओवरराइड करनी चाहिए हमारे कमर्शियल कंसिडरेशंस को। पहली बात ये। दूसरा सर, जब जब मैंने ये सोचा कि भाई मेरा कमर्शियल कंसिडरेशंस हमारी क्वालिटी को ओवरराइड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मैं कमिटेड हूं मेरी क्वालिटी के साथ। मैं एकदम क्वालिटी के साथ ही काम करता हूं और मैं पूरा कमिटमेंट के साथ काम करता हूं मेरी क्वालिटी के साथ। तो ये मेरा कमिटमेंट टू क्वालिटी होना चाहिए। और ये जो मेरा कमिटमेंट टू क्वालिटी है, ये ओवरराइडिंग होना चाहिए। ओवरराइडिंग मतलब क्या? कोई भी चीज इसके ऊपर नहीं रह सकती। मेरा कमिटमेंट टू क्वालिटी इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इससे ऊपर कोई भी चीज नहीं रह सकती। तो दो पॉइंट मैंने क्या बोले आपको? सबसे पहला कि सर मेरा जो कमर्शियल कंसिडरेशन है वो मेरा क्वालिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा जो कमिटमेंट टू क्वालिटी है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ओवरराइडिंग होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे क्वालिटी के साथ काम करना है तो मुझे क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना। तभी तो मैं क्लाइंट के हिसाब से उस मेरी सर्विस को कस्टमाइज करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाऊंगा, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी के साथ काम कर सकूं, राइट? तो मैं अब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा क्लाइंट के बारे में। अब क्लाइंट के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, मतलब मुझे थोड़े पैसे वैसे खर्चने पड़ेंगे, थोड़े लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, क्या मेरे पास लोग हैं, क्या मेरे पास पैसे हैं क्या वो काम करवाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं कि अगर मुझे अपहोल्ड करना है क्वालिटी को तो मुझे क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए। चार पॉइंट मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा हूं सर? मैं डिस्कस कर रहा था कि सर हमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को मेंटेन करना विद इन द फर्म। लीडरशिप मतलब कौन हो गया सर? फर्म में लीडरशिप मतलब फर्म का सीईओ, फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्म का मैनेजिंग पार्टनर। हम यहां पे स्लैश करके लिख सकते हैं। फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो हमेशा ओवरराइड करेगा उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को, ठीक है? हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें ये इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है सर? लीडरशिप को हमें हमेशा ये इंश्योर करना है। या फिर आपका दूसरा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कंसिडरेशंस टू अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ द फर्म। क्या चीजें आप कंसिडर करोगे ताकि आप फर्म की क्वालिटी को अपहोल्ड कर सको, प्रायोरिटी दे सको? ये हमारे सारे कंसिडरेशंस है। अब आपको एक चीज में ध्यान दे दूं कि सर आपको ध्यान देना है ना कि सिर्फ पॉइंट्स पे, बल्कि आपको ध्यान देना है उसके ऊपर लिखे गए जितने भी पॉइंट्स, जितने भी हेडिंग्स है उस पे। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इन हेडिंग्स, इन पर्टिकुलर ऊपर वाले पॉइंट से बनेगा और फिर आपको बोला जाएगा कि आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है ये मुझे SQC1 में दिखी थी और इसके नीचे ये सारे पॉइंट्स थे। तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को याद करके या फिर पॉइंट्स को मेमोराइज करके आप चले जाओगे तो भी आपका पर्पसफुल नहीं होगा। आपको उसके ऊपर के जो पॉइंट्स है उससे लिंक करके आपको नीचे के पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ये बात आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है सर? फर्म को सबसे पहले असाइन करना है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमारा जो कमर्शियल कंसिडरेशंस है वो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड को ओवरराइड ना करे। जो हम क्वालिटी और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो भी हम क्वालिटी रख रहे हैं उससे ऊपर आपका कमर्शियल कंसिडरेशंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, फर्म को पॉलिसी बनानी है। किस बारे में पॉलिसी बनानी है? आप ये बात ध्यान दीजिए कि पूरे SQC1 और SA220 में हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो हमें क्या पॉलिसी बनानी है सर? कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पर्सनल है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं सर? उनका कमिटमेंट टू क्वालिटी,
उनकी ओवरराइड कमिटमेंट टू क्वालिटी को वो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं कि देखो देखो भाई मेरी तो एकदम कमिटमेंट टू क्वालिटी है और वो ओवरराइडिंग है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। नेक्स्ट, बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, क्लाइंट के एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमें वाइटल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है क्लाइंट के बारे में, ताकि हम उसकी 2-3 चीजों के बारे में डिसाइड कर सके, और वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। नीचे आपका एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है क्लाइंट के बारे में, तो वो आप उसके लिए थोड़ी देर रुक जाइए। बट इतना समझिए कि भाई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हम डायरेक्टली एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, पहले हम क्लाइंट के बारे में कुछ चीजों को पता लगाते हैं, वो चीजें क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमें सफिशिएंट रिसोर्सेज डेवलप करने हैं, ताकि डिप्लॉय करने हैं, ताकि हम QCS पे अच्छे से ध्यान दे पाए, QCS को अच्छे से डेवलप कर पाए, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से बना पाए। तो ये 4 पॉइंट थे। आई होप ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में रह गए होंगे। क्या 4 पॉइंट, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं कि सर क्वालिटी को अपहोल्ड करना है, ऐसे क्या कंसिडर करना है सर। सबसे पहले मेरा जो कमर्शियल कंसिडरेशन है वो मेरी क्वालिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी जो क्वालिटी का कमिटमेंट है वो ओवरराइडिंग कमिटमेंट होना चाहिए। क्वालिटी के साथ काम करने के लिए मुझे क्लाइंट का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मतलब सफिशिएंट रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। ठीक है, यस सर। अब हम करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे ही वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसके साथ ही मैं आपको उसका क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर हमें क्वेश्चन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद जहां पे भी क्वेश्चन होते हैं वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर भी साथ साथ में लिख दिए हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हमें अभी करना है क्वेश्चन नंबर 1। आप एक बार खोल लीजिए आपकी मॉड्यूल को, और ये जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो सारे पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक से करेंगे। पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन बैंक आपके लिए स्पेसिफिकली होमवर्क रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको इंट्रो में दिया हुआ है, इंट्रो में बताया हुआ है, इंट्रो वीडियो में, कि आपको कहाँ पे कैसे कैसे व्हाट्सएप करना है मुझे, और वो आपके ऑर्डर कंफर्मेशन मेल में भी आपको मिल ही गया होगा। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है ABC and Associates Chartered Accountants has a policy to accept the clients wherein the risk evaluation is conducted with respect to company and the promoter. XYZ Limited approached ABC Associates. Promoter of XYZ Limited is a close associate and family friend of Mr. A, managing partner of ABC and Associates. XYZ Limited is in news in the previous year for certain inquiries from regulatory authorities in relation to certain matters. The existing auditor of XYZ Limited has resigned and has created a casual vacancy. XYZ Limited is ready to offer 25% more than the existing fees and has approached ABC and Associates for appointment as auditor. Mr. A has strong recommendation to the firm to accept the audit. What is your understanding of the functioning of the tone at the top of the firm, ABC Associates? And what are the considerations one should exercise to uphold the quality of the firm? अब सर ये क्या बोल रहा है सर, ये क्या क्वेश्चन है, एक बार आप समझा दीजिए। देखिए ये बोल रहा है सर एक एबीसी एंड एसोसिएट्स है जिनकी पॉलिसी है कि वो क्लाइंट्स को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो उनका रिस्क इवैल्यूएशन कर ले कि भाई किस क्लाइंट के साथ हमारा कितना रिस्क बनता है, वो हम इवैल्यूएट करेंगे, कंपनी का इवैल्यूएट करेंगे, प्रमोटर का इवैल्यूएट करेंगे। एक XYZ लिमिटेड करके कंपनी है, उन्होंने हमें अप्रोच किया, एबीसी एंड एसोसिएट्स को अप्रोच किया गया है। जो हमारा प्रोमोटर है, जो सामने वाली कंपनी का प्रोमोटर है, XYZ लिमिटेड का प्रोमोटर है, वो हमारे मैनेजिंग पार्टनर के साथ एक क्लोज एसोसिएशन रखता है, एक फैमिली फ्रेंड जैसा है, मतलब दोनों आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। मतलब जो सामने वाली कंपनी मेरे पास आ रही है उसका जो प्रोमोटर है और मेरी फर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर है, मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा जो है, उन दोनों के बीच में टाका भिड़ा हुआ है, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यस सर। हुआ क्या सर, ये जो कंपनी आ रही है ना सामने वाली, इसमें क्या कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में ना इस पे कुछ इंक्वायरीज हुई थी रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा। रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब क्या, आप जैसे बैंक की बात करो तो उसका RBI हो गया, इंश्योरेंस कंपनी की बात करो तो IRDA हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऐसे करके उनके जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे कुछ इंक्वायरीज आई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी इस कंपनी में, तभी उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इंक्वायरी कर रही है कुछ सर्टेन मैटर्स के लिए। दूसरा, जो उनका एग्जिस्टिंग ऑडिटर है ना XYZ लिमिटेड का, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। भाई आपको याद होगा मैंने आपको बेसिक में बताया था कि सर ऑडिटर को वैसे तो रिजाइन करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। उसमें वन ऑफ द सिचुएशन हमने डिस्कस किया था कि सर ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऑडिटर के काम पे उन्होंने लिमिटेशन डाला हो, स्कोप में लिमिटेशन डाला हो, और ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो मिस स्टेटमेंट होने वाला है उसका पॉसिबल इफेक्ट्स मटीरियल भी होगा और परवेसिव भी होगा। तो या तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दे या तो वो विड्रॉ करके चला
चला जाए। विड्रॉ का मतलब होता है रिजाइन करके चला जाए, बाय बाय टुट्टी टाटा टाटा करके चला जाए। तो यहां पे भी क्या हुआ है सर, एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड ने रिजाइन कर दिया। और मैं बात बता देता हूं आपको, ऑडिटर का रिजाइन करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑडिटर तभी रिजाइन करेगा जब उसको बहुत बड़ी बड़ी चीजें गलत मिले, सिग्निफिकेंट उसको मिस स्टेटमेंट्स मिले। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसा हुआ है सर, एग्जिस्टिंग ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड ने रिजाइन कर लिया है एंड इसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है। XYZ लिमिटेड बोलता है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम मेरे ऑडिटर बन जाओ, मैं तुम्हें 25% ज्यादा फीस दूंगा, जो मैं पुराने ऑडिटर को दिया करता था उससे मैं 25% ज्यादा फीस दूंगा। और इसीलिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, ABC एंड एसोसिएट्स को अप्रोच किया है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो मेरा मैनेजिंग पार्टनर है ना, जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा है मिस्टर ए, वो स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा है फर्म को कि भाई इसका काम तो एक्सेप्ट कर ही लो यार, इसका ऑडिट तो एक्सेप्ट कर ही लो। अब ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि सामने वाली कंपनी का जो प्रमोटर है और इसका अच्छा ताका भिड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो वो उसकी मदद करना चाह रहा है और वो बोल रहा है भाई इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लो। जबकि इस कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें हैं कि भाई इसका ऑडिटर छोड़ के चला गया है, इसका रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बहुत सारी इंक्वायरी कर रखी है, मतलब कुछ तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तो अब बताइए इससे आपको क्या पता चलता है अबाउट द टोन एट द टॉप ऑफ द फर्म, जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में आपको क्या पता चलता है। एंड दूसरा, क्या कंसिडरेशंस है जो अपहोल्ड, हम मतलब क्या कंसिडरेशंस उनको कंसिडर करनी चाहिए टू अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, यस सर, ये दो क्वेश्चन आपको पूछे गए, ध्यान रखना, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देना है, आपको इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई देना है। क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में एक आर्ट होती है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई मिस्टर ए को पता है ये सारी चीजें, मिस्टर ए को पता है इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी गलत चीजें इस पर्टिकुलर कंपनी में, फिर भी वो बोल रहा है इसको अप्लाई करने के लिए, मतलब इसका एक्सेप्ट करने के लिए ऑडिट को। मतलब यहाँ पे जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लीडरशिप के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो खराब है, वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं। यहां पे क्या बोल रहा है सर, गिवन सिचुएशन इंडिकेट करती है कि जो प्रोपोज्ड क्लाइंट है, पहले तो हम गिवन सिचुएशन के बारे में बताएंगे भाई गिवन सिचुएशन क्या बोल रही है। तो गिवन सिचुएशन बोला गया है जो प्रपोज क्लाइंट है ये न्यू है, जिसका प्रोमोटर हमारे क्लोज एसोसिएट है, हमारा फैमिली फ्रेंड है मैनेजिंग पार्टनर का। हाउएवर इसका जो प्रीवियस ऑडिटर है वो छोड़ के चला गया है और वो हमें ज्यादा फीस देने के लिए रेडी है। पूरा हमने सिचुएशन यहाँ पे बता दिया और इसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद हमारा मैनेजिंग पार्टनर बोल रहा है कि हमें इस ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारी खराबी दिखाती है, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली रिगार्डिंग फंक्शनिंग एट द टॉप ऑफ द फर्म, कि भाई ऊपर वाले जो लोग हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है क्योंकि मिस्टर ए ने बोल दिया ना कि इसको एक्सेप्ट कर लो, मतलब मिस्टर ए खराब है। ठीक है, SQC1 बोलता है कि सर हमें ऐसे सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल का कि भाई हम रीजनेबल एश्योरेंस ले सके। वो सारा हमने ऑब्जेक्टिव यहां पे बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लाई कर रहे हैं। दूसरा SQC1 क्या बोलता है, जो हमने अभी पढ़ा, कि सर हमारा जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो ओवरराइड कर रहा, मतलब ओवरराइड ना कर रहा हो हमारी क्वालिटी को, ये भी हमें चेक करना है। लेकिन यहां पे ये चीज गलत हो गई, यहां पे हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी ओवरराइड कर रही है हमारी क्वालिटी को। तो और जो मैनेजिंग पार्टनर है हमारा, जो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर है, वो क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड है प्रमोटर का, इस मैटर को हमारी फर्म के नॉलेज में लाना चाहिए था। हमारे मिस्टर ए ने फर्म को ये नहीं बता रखा कि भाई ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए। तो मतलब उसके दिमाग में कुछ खराब है, उसकी नीयत में कुछ खराब है। ठीक है, ये मैटर भी उन्होंने फर्म के अकॉर्डिंग, मतलब फर्म के नॉलेज में नहीं ला रखा है। ठीक है, इससे क्या होता है सर, उनकी इंडिपेंडेंस पे खतरा आता है। इंडिपेंडेंस पे कैसे खतरा आता है सर, मेरा कोई जान पहचान वाला दोस्त है, उसकी कोई कंपनी है, क्या मैं उसकी कंपनी का ऑडिट करके कुछ गोलमाल निकालूंगा, कुछ मिसस्टेटमेंट निकालूंगा? नहीं सर, मैं तो भाई क्लीन ओपिनियन देके मस्त हो जाऊंगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजिंग पार्टनर में भी इशू आता है। फर्दर यहाँ पे मैटर, यहाँ पे इंक्वायरीज हुई है रेगुलेटर्स के द्वारा, यहाँ पे रेजिग्नेशन हुआ है प्रीवियस ऑडिटर का, तो इससे हमें इंटीग्रिटी पे डाउट आता है। सर ये इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी वैसे तो हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले थे, यहाँ पे वाइटल इंफॉर्मेशन, हमें इंटीग्रिटी ये सारी चीजें चेक करनी है, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि भाई ये क्लाइंट कितना सच्चा इंसान है, ये क्लाइंट कितना ऑनेस्ट इंसान है, सिंपल, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट सच्चा और ऑनेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसकी इंक्वायरी हो रही है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, इसका ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, मतलब इसने कुछ तो बहुत बड़ा लोचा किया, बहुत बड़ी धांधली की है जब इसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। मतलब यहाँ पे इंटीग्रिटी का क्वेश्चन भी उठता है कि भाई ये इंटीग्रिटी वाला, यहाँ पे इंटीग्रिटी तो खतरे में नहीं है ना। ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमें ये पता लगता है कि भाई हमारा जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं वो पुअरली काम कर रहे हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद तो उन्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था इस पर्टिकुलर ऑडिट को, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस ऑडिट को एक्सेप्ट कर लो, मतलब हमारे जो ऊपर वाले लोग हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अब
क्या कंसिडरेशंस है मुझे चेक करनी है अपहोल्ड करने के लिए क्वालिटी ऑफ द फर्म को सर? वही 4 कंसिडरेशंस जो मैंने आपको बताई। सबसे पहला कि सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हमारी कमर्शियल कंसिडरेशंस हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म को ओवरराइड ना करे। दूसरा, हमारे पर्सनल को डेमोन्स्ट्रेट करना है ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी को। तीसरा, हमें डिवोट करना है सफिशिएंट रिसोर्सेस ताकि हम डेवलप कर पाए हमारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को। एंड चौथा लास्ट में कि सर हमें वाइटल इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे क्लाइंट के बारे में। वाइटल इंफॉर्मेशन हम नीचे डिस्कस करेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, ये तो हमने एसक्यूसी 1 की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सर पर्टिकुलर ऑडिट में हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे बोला गया सर, जो भी ऑडिट का मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, उस हर एक ऑडिट में क्वालिटी को मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी सर। जिस भी ऑडिट का मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, उन सब ऑडिट की एंगेजमेंट पार्टनर मतलब उन सब ऑडिट में क्वालिटी को मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले सिंपल सी चीज ये। दूसरा, सर अब मैं क्वालिटी को कैसे मेंटेन करूंगा? क्वालिटी मैं इस पर्टिकुलर ऑडिट में कैसे मेंटेन करूंगा? अगर मैं खुद काम कर रहा होता तो फिर मैं क्वालिटी के साथ काम करता, लेकिन मेरे पास तो मेरी पूरी टीम है जो काम कर रही है, तो मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई तुम प्लीज क्वालिटी के साथ काम करना। तो उन्हें समझाना मतलब क्या? हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे उनको समझाने के लिए। एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे? सबसे पहली चीज उनको यह बतानी पड़ेगी कि भाई देखो, क्वालिटी इज एसेंशियल। क्वालिटी इज एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, क्वालिटी रखना जरूरी है, ये उनको बताना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों जरूरी है क्वालिटी रखना? क्योंकि क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिटी क्या होती है सर? बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिटी रखना एसेंशियल है और क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब वो पूछेंगे सर क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी से क्या होता है? आप भी बताइए क्वालिटी से क्या होता है? ये हमें हेल्प करता है, इससे हमें मदद मिलती है कंप्लाई करने के लिए। क्या कंप्लाई करने के लिए सर? इससे हमें मदद मिलती है बाहर वाली और अंदर वाली के साथ कंप्लाई करने के लिए। हाँ सर, हाँ। क्या बाहर वाली और अंदर वाली? सर बाहर वाली का मतलब क्या होता है? हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फुलफिल करने के लिए, उसमें हेल्प करता है। बाहर वाली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है हमारा PRL। PRL इज बेसिकली प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो क्वालिटी के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम अपनी PRL रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर पाएंगे। ये हमारे बाहर वाले रिक्वायरमेंट्स। सर अंदर वाले रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या? हमारे फर्म के अंदर वाले रिक्वायरमेंट्स। फर्म के अंदर मतलब क्या लगता है सर? फर्म के अंदर लगता है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो अगर हम क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं मतलब हम हमारे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के साथ भी कंप्लाई कर रहे हैं। तो हम बाहर वाले के साथ भी कंप्लाई कर रहे हैं, अंदर वाले के साथ भी कंप्लाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन अगर हमने ना अंदर वाली के साथ कंप्लाई नहीं किया ना तो चलता है, मतलब अंदर वाली के साथ तो हम कुछ भी इशू शॉर्टेड वॉटेड कर लेंगे, थोड़ा सा मना मुनू लेंगे। लेकिन अगर हमने बाहर वाली के साथ कंप्लाई नहीं किया ना भाई, बाहर वाली को अगर हमने नाराज कर दिया ना, तो भाई वो हमें धमकी दे रही है कि भाई मैं तुम्हारे अंदर वाले को जाके बता दूंगी कि देख लो भाई बाहर वाली भी है इसकी। तो यहां पे ये बोल रहा है कि सर अंदर वाली के साथ कंप्लाई नहीं किया तो चलेगा, लेकिन बाहर वाली के साथ अगर हमने कंप्लाई नहीं किया तो हमने अपने टीम मेंबर्स को बोल रखा है कि भाई तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें जो भी अगर कोई भी कंसर्न्स तुम्हें मिल रहे हैं तो तुम उसको रेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो बिना किसी डर के। बिना किसी डर के तुम जो कंसर्न तुम्हारे पास हो तुम मुझे वो बता सकते हो। एंड लास्ट में मैंने ये देखा कि सर जो क्वालिटी है ना, अगर मैंने क्वालिटी को फोकस कर लिया ना तो क्वालिटी के साथ में जो रिपोर्ट्स इश्यू करूंगा ना वो रिपोर्ट्स भी एप्रोप्रिएट होंगी। एप्रोप्रिएट का मतलब मैंने आपको बता दिया सर, उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मुझे जैसी रिपोर्ट देनी चाहिए थी वैसी रिपोर्ट में दे पाऊंगा अगर मैं क्वालिटी के साथ काम कर रहा हूं तो। ये हमारे 4-5 पॉइंट है जब हम ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं फॉर क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट। क्या बोला सर मैंने आपको, एक बार मैं वापस बता देता हूं। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन में आपको ये वाली लाइन दे देंगे, क्वेश्चन में आपको ये वाली लाइन दे देंगे, बोलेंगे डिस्क्राइब। क्वेश्चन में आपको ये वाली लाइन दे देंगे, बोले एक्शंस ऑफ ईपी शैल एम्फसाइज व्हाट। ऐसे करके कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो आपको ये सारी लाइंस याद होनी चाहिए, जितनी भी लाइंस आपकी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में वो सारी लाइंस मैंने आपकी लिख के रखी है। क्या बोला है सर? सबसे पहला क्या है? फैक्ट। क्या फैक्ट है? कि क्वालिटी एसेंशियल है। एक्शंस ऑफ ईपी को ऐसा एक्शन करना है, दर्शाना है, बताना है। क्या बताना है? कि सर हमारा क्वालिटी जो है वो एसेंशियल है हमारे ऑडिट एंगेजमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, हमारी इंपॉर्टेंस बतानी है ऑडिट क्वालिटी की। इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट क्वालिटी की? सबसे पहला, ऐसा काम करना जो हमारे PRL रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहा हो, सबसे पहली चीज। दूसरा, कंप्लाई करना हमारे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ।
तीसरा, ऐसा एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी बनाना, एंगेजमेंट टीम के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जो भी कंसर्न्स हैं उनके पास, वो सारे कंसर्न्स वो रेज कर सकते हैं बिना किसी डर ऑफ पनिशमेंट के, कि भाई उनको पनिशमेंट मिलेगी अगर उन्होंने कुछ खराब चीजें बता दी। सपोज मैं हूं आर्टिकल, ठीक है, मेरे को कुछ खराब चीज मिल जाती है कि भाई यहाँ पे ना क्लाइंट का कुछ गड़बड़ चल रहा है, और मैं डर रहा हूं यार मैं ना ऊपर वाले को बताऊं नहीं बताऊं, सीनियर को बताऊं कि नहीं बताऊं, अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे ही कहीं डांटने ना लग जाए, मुझे ही कहीं पनिशमेंट ना देने लग जाए, तो इसलिए मैं डर रहा हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगेजमेंट टीम के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंसर्न्स जो भी उन्हें मिल रहा है वो रेज कर सकते हैं बिना किसी डर ऑफ पनिशमेंट के। एंड लास्ट में, ऐसी इशू, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ऑडिट क्वालिटी, ताकि मैं ऐसी ऑडिट रिपोर्ट को इशू करूं जिससे जो एप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट हो। ये 4 पॉइंट्स है। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं सर? बहुत सिंपल है, आप इधर देखिए। एक्शन ऑफ ईपी क्या एम्फसाइज करना चाहिए कि क्वालिटी एसेंशियल है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, सर इतना क्वालिटी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी हमें हेल्प करती है कंप्लाई करने से बाहर वाली के साथ एंड अंदर वाली के साथ। बाहर वाली मतलब पीआरएल रिक्वायरमेंट्स, अंदर वाली मतलब फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अंदर वाली के साथ कंप्लाई नहीं किया तो चलता है, लेकिन बाहर वाली के साथ कंप्लाई कर लेना, अगर नहीं किया तो फिर हमारे जो टीम है वो रेज कर सकती है कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट या फिर रेप्राइजल्स। और लास्ट में अगर हमने सब कुछ काम सही से कर लिया, सब कुछ कंप्लाई कर लिया क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए, तो हम जो भी रिपोर्ट इशू करेंगे वो एप्रोप्रिएट होंगे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये हमारा पूरा पॉइंट था। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि सर हमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखनी है। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स में भी आप ऐसा मान लीजिए कि जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एज एन ऑडिटर, अब मैं बात कर रहा हूं सबसे, आपसे एकदम हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूं, एज एन ऑडिटर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सर मैं सिर्फ ऑडिटर ना हूं, मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं, मैं क्लाइंट के साथ एकदम पूरा डिस्कनेक्टेड हूं, मैं क्लाइंट से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंस इज आवर बेसिक एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। अब मैं हूं यार एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, मुझे तो पता है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मैंने तो सारे लॉ वॉ पढ़े हुए, मुझे पता है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, क्लाइंट के साथ किसी का भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैं सिर्फ थोड़ी ऑडिट कर रहा हूं, मेरे तो पूरी टीम ऑडिट कर रही है, तो क्या पूरी टीम को इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, पूरी टीम को ही इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। भाई पूरी टीम इंडिपेंडेंट होगी तभी तो वो इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर पाएगी ना। एंगेजमेंट पार्टनर तो सिर्फ रिव्यू करता है, उसका काम तो सिर्फ चेक करने का है कि हाँ भाई सही से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, काम तो एक्चुअली हमारी एंगेजमेंट टीम कर रही है, तो उनको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब एंगेजमेंट टीम को क्या सपना आएगा कि उनको इंडिपेंडेंट रहना है? उनको तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो देखो तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमारे सारे पर्सनल को, जो भी लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं उन सबको मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम्हें एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है, तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, यस सर, मैंने उनको बता दिया कि भाई उनको इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है। अब जब ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे मेरी इंडिपेंडेंस पे खतरा दिख रहा हो, खतरा मतलब क्या सर? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस दिख रहा हो या फिर थ्रेट्स टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स दिख रहा हो। सर थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? सर मुझे पता चला कि मेरा एक आर्टिकल है, मेरी ही टीम का आर्टिकल है, गद्दार निकला, उसके पास क्लाइंट के फाइनेंशियल्स पहले ही आ गए थे, तो उसने क्लाइंट के शेयर्स में डीलिंग कर ली। अब क्लाइंट के शेयर्स जैसे आपने क्या बोलते हैं परचेज कर लिए, तब आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे। तो मुझे ऐसा खतरा दिखा, किस पे खतरा दिखा सर? इंडिपेंडेंस पे। तो मुझे वैसे खतरे को आइडेंटिफाई करना है एंड इवैल्यूएट करना है कि क्या सच में वो खतरा है या फिर नहीं है। एंड अगर वो खतरा है, अगर वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है कि भाई अगर ऐसा कोई थ्रेट है जिससे मेरी इंडिपेंडेंस पे खतरा आ रहा है, तो फिर मुझे उस खतरे को एलिमिनेट करना है। ऐसे एक्शंस लेने हैं कि मैं खतरे को एलिमिनेट कर पाऊं या फिर उस खतरे को कम कर पाऊं। क्या बोला मैंने? इधर ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि सबसे पहले मुझे अपने लोगों को बताना है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में, फिर मैं ये देखूंगा कि यार कोई खतरा है क्या, उस खतरे को आइडेंटिफाई करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा मेरी इंडिपेंडेंस पे, फिर मैं उस खतरे को हटाने के लिए या फिर उस खतरे को कम करने के लिए सेफगार्ड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा सर? सेफ गार्ड, सेफ शील्डिंग जो हम करते हैं ना, शील्ड लगाते हैं, वैसे खुद के ऊपर एक शील्ड लगा लूंगा। शील्ड कैसे लगाऊंगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे शील्ड लगाएंगे कि मेरे आर्टिकल ने अगर कोई क्लाइंट का परचेज कर लिया शेयर्स और उसकी वजह से हमारी पूरी इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में आ गई, तो मैं उस आर्टिकल को ही मेरी टीम से निकाल दूंगा या फिर उस आर्टिकल को बोलूंगा कि भाई तू निकल जा या फिर तू क्लाइंट के शेयर्स को बेच दे, जो भी, मतलब जैसा भी लगेगा वैसा ठीक कर लूंगा मैं। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ये जो थ्रेट आया है मेरी इंडिपेंडेंस पे, इसको मैं या तो एलिमिनेट ही कर दूं, पूरा
हटा ही दूंगा, उस आर्टिकल को ही रिड्यूस कर दूं, उसको बोलूंगा भाई तू ये सारे शेयर्स बेच दे थ्रू सेफगार्ड्स। ये जो मैंने उसको बोला, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया थ्रेड का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये सारी चीजें हम प्रोफेशनल एथिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। तो सर ये सेफगार्ड मैंने लगाया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे ये सेफगार्ड नहीं लग सकता कि भाई मैं नहीं निकाल सकता उसको आर्टिकल को, या फिर निकालने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा इंडिपेंडेंस पे खतरा बना रहेगा, तो फिर मैं उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लूंगा। क्या कर लूंगा सर? विड्रॉ कर लूंगा, मतलब अब तो आपको पता चल गया, रिजाइन कर लूंगा। अब मैं ऑडिटर का पोस्ट हट जाऊंगा कि नहीं भाई मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो इंडिपेंडेंस है, मेरी जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उस पर खतरा है और उसको मैं एलिमिनेट या फिर रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूं। अब ये जितना भी मैंने कार्यक्रम किया है ना, ये जितना भी कार्यक्रम हुआ है, क्या मुझे अपने तक ही रखना चाहिए एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, या फिर मुझे अपने फर्म को भी बताना चाहिए? सर फर्म को भी बता दो, आपके जो बड़े बड़े लोग हैं, एमडी है, सीईओ है, एमपी है, उनको भी बता दो सर, उनको भी पता होना चाहिए ना इन सब चीजों के बारे में। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी आपके इंडिपेंडेंस ब्रीचेस हैं, ब्रीचेस मतलब क्या होता है, जो भी आपने इंडिपेंडेंस का थ्रेट है, इंडिपेंडेंस को आपने क्या बोलते हैं, जो लॉज एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो नहीं किया, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं किया है, वो प्रॉम्प्टली आप नोटिफाई कर दो फर्म को प्रॉम्प्टली बता दो कि भाई देखो देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है, ताकि फर्म के हिसाब से अगर उसको कुछ एक्शन लेना हो तो वो ले सके। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे अपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। अब इसमें क्या होता है ना सर, आप एक बात ध्यान दीजिए, हमने क्या कम्युनिकेट कर दिया हमारे पर्सनल को। अब मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा ये क्लाइंट है जिसका हमें ऑडिट करना है, तो उससे पहले ही हमें एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन साइन करके देना पड़ता है कि भाई ये क्लाइंट से तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कोई भी इस क्लाइंट से कनेक्टेड नहीं हूं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने स्टार्ट ऑफ द ऑडिट में ऐसा डिक्लेरेशन दे दिया, क्या मुझे 3-4 साल बाद मुझे याद रहेगा कि वो मुझे क्या क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी थी, वो क्या पॉलिसीज में क्या लिखा था, क्या रेस्ट्रिक्शन थी, क्या लिमिटेशन थी? नहीं सर हमें तो कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता सर। एम्प्लॉयज को 100 साल 3-4 साल पहले पढ़ी हुई पॉलिसीज कैसे याद रहेंगी? सही बात है ना, सही बोल रहा हूं ना? तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि ये बात आपकी सही बोली है, इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट रिटर्न कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? हर एक आपके पर्सनल से, जो भी है, जितने भी आपके लोग हैं, उन सब से आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने वाला एक रिटर्न कंफर्मेशन लिखवा के लेना पड़ेगा उनसे कि हाँ भाई मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता हूं, ऐसे तुम लिख के दे दो। और ये तुम्हें एटलीस्ट एनुअली लेना है। क्या है कि आपका एमसीक्यू का पॉइंट है, जहां पे भी आपके एमसीक्यू के पॉइंट्स होंगे वो सारे एमसीक्यू के पॉइंट्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट एनुअली मतलब साल में एक बार एटलीस्ट मुझे उनसे ये लिखवा के लेना है कि वो सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। इसमें आपका एक वन ऑफ द थ्रेड्स जो है वो आईसीआई ने डिस्कस किया है यहाँ पे। वैसे तो प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आईसीआई ने एसक्यूसी 1 में ये पर्टिकुलर थ्रेड जो है इन्होंने डिस्कस किया है। अब क्या होता है, आप मान लीजिए एक बात मेरी, ठीक है, मैं हूं ऑडिटर, ठीक है, सामने वाला है क्लाइंट, हम दोनों ना 10-15 साल से सेम रिलेशनशिप में हैं, मतलब मैं उसका ऑडिटर हूं, वो मेरी क्लाइंट है, मैं उसका ऑडिटर हूं, वो मेरी क्लाइंट है, हम दोनों आपस में अच्छे से एक तालमेल बना के, एंगेजमेंट बना के 10-15 साल से हमारी एंगेजमेंट चल रही है। अब जब मैं इतने ज्यादा सालों से उसको जानता हूं ना, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ना भावुक हो जाता हूं यार। मतलब उसके काम में अगर कुछ अड़चन आ भी जाए, उसके अगर फाइनेंशियल्स में कुछ दिक्कतें मिल भी जाए, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं यार, क्योंकि अपना ही भाई है, भाई नहीं है अपनी, मतलब समझ रहे हो ना, वो रिलेशनशिप आ जाती है, बन जाती है रिलेशनशिप अपने आप ही। तो फिर मैं उसके काम के लिए भावुक हो जाता हूं, मैं ना उसको फिर नजरअंदाज करने लगता हूं। तो इसको हम पर्टिकुलरली, ये जो थ्रेट आया ना आपके काम पे, ये क्या है? थ्रेट। ये क्या है? आपका खतरा। जो आप काम कर रहे थे उस काम को सही से नहीं करने देगा ये खतरा, इसको हम बोलते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट क्यों? क्योंकि ये मेरे बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गई है, मतलब ये मेरी फैमिली जैसी बन गई है, मतलब समझ रहे हो ना, फैमिली बन गई है, मेरी फैमिली का पार्ट बन गई है। तो फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है यहाँ पे। फैमिलियरिटी थ्रेट कब आता है? जब हम सेम पर्सनल को, सेम इंसान को यूज करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, सेम इंसानों के बीच में रिलेशनशिप होता है फॉर लॉन्ग टाइम, तो हम उनके क्या बोलते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो अब ये फैमिलियरिटी थ्रेट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन दोनों को जुदा करना पड़ेगा, हमें उन दोनों को जुदा करना पड़ेगा, या फिर उन दोनों के मम्मियों को बीच में लेके आना पड़ेगा, ताकि वो उन पे अच्छे से नजर रख सके, ठीक है, ताकि ये फैमिलियरिटी थ्रेट ना हो। क्या बोला मैंने कि सर अगर ये फैमिलियरिटी थ्रेट को हटाना है, सेफगार्ड करना है, सेफगार्ड लगाना हो फैमिलियरिटी थ्रेट का, तो या तो तुम उनको जुदा कर लो, मतलब ऑडिटर को रोटेट कर दो। ऑडिटर को रोटेट करने का मतलब क्या है? मैं ऑडिट कर रहा था उस क्लाइंट का, अब कोई और आके ऑडिट करेगा। वाह! तो मैं ऑडिट कर रहा था, अब कोई और आके ऑडिट करेगा, या फिर हम दोनों की मम्मियों को बता दिया जाएगा और वो ऊपर से नजर रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं EQCR, जिसका फुल फॉर्म है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्या बोला सर मैंने? एंगेजमेंट
क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब सर ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या बोल दिया आपने इतना बड़ा वर्ड, ये सारी चीजें आपके हम सेकंड पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बट आप इतना जान लीजिए कोई हमारी एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू कर रहा है। जैसे हमारी मम्मी हम दोनों के ऊपर नजर रख रही है, वैसे ही हमारी एंगेजमेंट पे कोई नजर रख रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो या तो तुम निकाल दो, हटा दो, जुदा कर दो दोनों को, या फिर एक्यूसीआर बिठा लो, मम्मी को बिठा लो, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, रोटेशन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, ऑडिटर को रोटेट करने की, तो अगर मैं लिस्टेड एंटिटी में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है वो एटलीस्ट 7 ईयर्स के बाद रोटेट हो जाना चाहिए। मतलब मेरा जो रिलेशनशिप है मेरे क्लाइंट के साथ वो 7 साल तक ही चलेगा, उसके बाद मुझे किसी और ऑडिटर को लेके आना पड़ेगा उस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर 7 इयर्स का जो सिचुएशन है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है ऑब्वियसली। ये जो 7 इयर्स का सिचुएशन है ये आपके सोल प्रोप्राइटर पे एप्लीकेबल नहीं है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया, जो एक इंसान सिर्फ उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जो एक इंसान अपना सारा क्लाइंट संभालता है। एक होता है पार्टनरशिप फर्म जिसमें 2-3 पार्टनर मिलकर करते हैं, और एक होता है सोल जिसमें वो खुद बंदा अकेला करता है। तो सोल प्रोप्राइटर पे ये 7 साल की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर पे तो वैसे ही अलग से लिमिट दी गई है 5 साल की, कि तुम 5 साल तक ही एक क्लाइंट का ऑडिट कर सकते हो, उसके ज्यादा नहीं कर सकते हो। जो फर्म्स होती है उन पे लिमिट होती है कि आप 5 साल के 2 टर्म में कर सकते हो। 5 साल के 2 टर्म मतलब 10 साल तक आप कर सकते हो एक फॉर्म। अब हम क्या बोल रहे हैं सर, आप 7 साल तक ही कर सकते हो। मतलब उस फॉर्म में जो एक एंगेजमेंट पार्टनर है उस पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट सिर्फ 7 साल तक कर सकता है, उसके बाद आपको किसी और पार्टनर को लेके आना पड़ेगा ऑडिट करने के लिए इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट का, ठीक है। यस सर, आई होप आपको ये सारा जो पिक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार हम जल्दी से फटाफट से हमारे कॉन्सेप्ट बुक से भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, सेकंड हमारा एलिमेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। भाई इंडिपेंडेंस तो होना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट के बिना तुम काम नहीं कर सकते जीवन में। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, हर जगह पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आएगा SQ7 एंड SA 220 में। तो हमें ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं ताकि हमारी फर्म ये सारी चीजें कर सके। अब ये सारी चीजें आप यहां पे देखेंगे कॉमन मैंने दिया हुआ है SQ7 एंड SA 220 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे कोई भी क्वेश्चन बनता है इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, तो आपको यही 4 पॉइंट पहले एज पर SQ7 लिख के आने हैं और यही 4 पॉइंट एज पर SA 220 लिख के आने हैं। ये मैं आपको एक बार एग्जांपल देके, मतलब ये जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट ये दोनों पॉइंट आपके SQ7 एंड SA 220 दोनों में सेम है। क्या पॉइंट है सर, सबसे पहला कि हमें तो पता है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें अपने लोगों को भी बताना पड़ेगा कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है। तो हमें कम्युनिकेट करना है हमारी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को टू अपने पर्सनल, हमारे लोगों को बताना पड़ेगा। दूसरा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड इवेल्युएट करना पड़ेगा ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है क्या, ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो हमारे इंडिपेंडेंस पे खतरा डाल रही है, हमारे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट्स क्रिएट कर रही है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर है तो फिर हमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा ना भाई, काम करना पड़ेगा उसको एलिमिनेट करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए। कैसे करेंगे सर एलिमिनेट और रिड्यूस? सेफगार्ड्स को अप्लाई करके, सेफगार्ड्स को अप्लाई करके एलिमिनेट रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन अगर वो एलिमिनेट रिड्यूस नहीं हो रहा, हमें अगर एप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं हमारी एंगेजमेंट से। अब तुमने इतना सारा काम कर दिया और तुमने खुद ही अकेले अकेले छुपके छुपके कर दिया, तुमने अपनी फर्म को नहीं बताया, तो ये गलत बात है भाई। तो जितने भी इंडिपेंडेंस ब्रीचेस हैं, जिसमें भी आपने इंडिपेंडेंस के लॉज एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, वो सारे ब्रीचेस तुम्हें प्रॉम्प्टली नोटिफाई करने पड़ेंगे अपनी फर्म को एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए, ठीक है। यस सर, ये 4 पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। ये बोल रहा है सर एटलीस्ट एनुअली, हाँ, फर्म को ऑब्टेन करना पड़ता है रिटर्न कंफर्मेशन। किस बारे में रिटर्न कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है सर? कि उन्होंने इंडिपेंडेंस की जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उन सबके साथ कंप्लाई किया है। उन्होंने मतलब किन्होंने सर? सारे के सारे हमारे फर्म के लोगों ने, कि उन्होंने भाई हमारे इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ कंप्लाई किया है, इसलिए मैं तुमसे रिटर्न कंफर्मेशन ले लूंगा एटलीस्ट एनुअली, ठीक है। यस सर, इसमें छोटा सा पॉइंट इन्होंने थ्रेड्स के बारे में दिया हुआ है कि सर एक फैमिलियरिटी थ्रेड होता है। फैमिलियरिटी थ्रेड मतलब मेरा और उसका मिलना बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब हम सेम पर्सनल को यूज कर रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, बहुत ज्यादा पीरियड के लिए। तो ये बोल रहा है सर सेफगार्ड के नाम पे आप ये कर सकते हो कि उन दोनों को जुदा कर दो, मतलब रोटेट कर लो पर्सनल को, या फिर आप EQCR अपॉइंट कर लो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को ले आओ, अपनी मम्मी पापा को ले आओ कि वो तुम पे चेक बनाए रखे, ध्यान रखें, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी के केस में अगर एंगेजमेंट पार्टनर की बात करो तो आपको एटलीस्ट 7 ईयर, आप मैक्सिमम 7 ईयर्स तक ही साथ दे सकते हो एक दूसरे का। 7 साल के बाद आपको अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, किसी और को एंगेजमेंट पार्टनर बनाना पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर 7 साल है ये आपके सोल प्रोप्राइटर के केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके केस में ऑलरेडी 5 ईयर्स की लिमिट दी गई है।
ठीक है, यस सर, आई होप आपको ये सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसको याद तो हमें ऐसे ही रखना है कि सर हमें पता है, हमारे लोगों को नहीं पता, कम्युनिकेट कर देंगे उनको। अगर कम्युनिकेट करने के बाद हम चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे हमारे थ्रेड्स को, उस पर सेफगार्ड लगाएंगे, नहीं लग रहा हो तो विड्रॉ कर लेंगे, और ये जितना भी माजरा हुआ है वो हमारे इंडिपेंडेंस ब्रीचेस को, हमारे फर्म को बता देंगे। ठीक है, यस। अब ये हमारा था पूरा सेकंड वाला टॉपिक। इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है SS Limited is a company listed in India. The company has appointed Messrs. Z and Company as auditors. Mr. Q, a CA, has recently joined the firm and has been appointed as engagement partner for the first time. He understands that it is necessary to ensure compliance of independence for the audit team as standard audit practices, but he could not find as such any policies and procedures available in the firm in documented form. Why do you think that firm should have policies and procedures to ensure the independence of the firm in every assignment? How does an engagement partner ensure the compliance of independence? Discuss with reference to relevant essays. सर ये फटाफट आपने जो बोला है इसको आप फटाफट से समझा भी दीजिए। तो ये बोल रहा है सर हमारे पास एक कंपनी है लिस्टेड इन इंडिया है, एसएसएन लिमिटेड कंपनी, उन्होंने एक मिसेस जेड एन कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किया है। हमारा एक मिस्टर क्यू है बेचारा जो पहली बार एंगेजमेंट पार्टनर बना है, तो उसके हिसाब से तो यार हमें इंडिपेंडेंस को तो कंप्लाई करना ही चाहिए। लेकिन वो सरप्राइज में था कि यार इस फॉर्म में ना कोई ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स नहीं है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जिसमें आपको इंडिपेंडेंस के बारे में बताया हो। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपके हिसाब से फर्म के पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अबाउट इंडिपेंडेंस क्यों होनी चाहिए हर एक असाइनमेंट के लिए। एंड दूसरी चीज, कैसे एक एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करता है कि भाई उसकी जो टीम है वो कंप्लाई कर रही है इंडिपेंडेंस के साथ। तो यहां पे सर हमें कैसे समझ में आया कि हमें वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पूछ रहा है, इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, इंडिपेंडेंस के कंप्लायंस के बारे में। इसलिए हम ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। क्या पॉइंट्स है सर? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, वही 4 पॉइंट्स हमें एज पर SQC1 लिखने हैं, और फिर वही 4 पॉइंट्स हमें एज पर SA 220 लिखने हैं। वही सेम चीज हमें यहां पे करनी है। क्या बोला सर मैंने? एक बार देखिए यहां पे एज पर SQC1 हमें पूरा नाम लिख दिया SQC1 का। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको याद आ रहा हो कि कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, कौन सा नाम लगेगा, नाम और नंबर, तो आप वो जरूर लिख के आइएगा, उसको हाईलाइट भी करके आइएगा। तो एज पर SQC1 ये पूरा नाम हमने लिख दिया कि फर्म को क्वालिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं जिससे वो रीजनेबल अश्योरेंस ले सके कि भाई हम अपने पूरे PRL रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लाई कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम क्यों बनाते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट करने के लिए, थ्रेड्स को उनके एक्शंस लेने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, या फिर हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये हमने पूरा एज पर SQC1 बता दिया, वही सेम पॉइंट्स। नेक्स्ट हमने क्या किया सर? SA 220 में भी वही सेम पॉइंट्स बता दिया। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। वही सेम पॉइंट्स हमने SA 220 में पूरा नाम लिख दिया, और फिर हमने बता दिया भाई इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को पहले तो इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। क्या इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है? आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट करना पड़ता है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। फिर हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है ब्रीचेस के बारे में कि सर कितने ब्रीचेस, कौन कौन से ब्रीचेस हुए हैं, एंड क्या वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं। एंड लास्ट में हमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है उनको एलिमिनेट करने के लिए, या फिर उनको रिड्यूस करने के लिए सेफगार्ड्स के द्वारा, या फिर विड्रॉ करना है फ्रॉम द एंगेजमेंट। ठीक है, और हमें एंगेजमेंट को भी, फर्म को भी रिपोर्ट करना है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, यस सर, ये हमारा था पूरा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे। अभी तक हमने 2 एलिमेंट डिस्कस कर लिए, एक आपका लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एंड दूसरा हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब तीसरा एलिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। तो ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि सर आप देखेंगे कि बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, किसी भी एंगेजमेंट को, किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले मुझे उस क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना यार। तुम अगर किसी के साथ शादी का भी रिश्ता करने जा रहे हो, इसको शादी का रिश्ता समझो। शादी का रिश्ता करने जा रहे हो, क्या तुम ऐसे ही शादी कर लोगे किसी के साथ? ये पुराने जमाने में होता था कि भाई मम्मी पापा ने बोल दिया बैठ जा मंडप पे, बैठ गए मंडप पे। अभी ऐसा नहीं होता भाई। अभी तो 1-2 साल तो लड़का लड़की मिलते हैं, उनके बारे में एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और फिर एंगेजमेंट करते हैं। वही सेम चीज हमारा ICAI बोल रहा है कि भाई एंगेजमेंट करने से पहले उस क्लाइंट के बारे में तो पता कर लो। आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्लाइंट अगर धोखेबाज हो, क्लाइंट अगर फ्रॉड वाला हो, तो क्या तुम वो स्पेसिफिक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। हम भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, हम बिना क्लाइंट के सही हुए बिना हम कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। तो इंटीग्रिटी हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, क्लाइंट सच बंदा, सच्चा वाला बंदा है,
क्या क्लाइंट फ्रॉड करता है कि नहीं करता है, वो हम चीजें चेक करेंगे सबसे पहले। दूसरा मैं चेक करूंगा कि यार मेरे पास लोग है कि नहीं इसका काम करने के लिए। पता चला क्लाइंट तो एकदम सही है लेकिन मेरे पास ही लोग नहीं है इसका काम करने के लिए, तो मैं अपने जो एग्जिस्टिंग लोगों हैं उन पे काम प्रेशर डाल रहा हूं और वो जल्दी जल्दी में ऑडिट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में सारी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं खुद का कॉम्पिटेंस देखूंगा। इसको क्या बोलते हैं सर? कॉम्पिटेंस। कि क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं ये काम करने के लिए, क्या मेरे पास स्किल, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें है कि नहीं मेरे पास ये काम करने के लिए। एंड दूसरा, मेरे पास ये सारी चीजें तो हैं लेकिन क्या मेरे पास, मैं इस क्लाइंट से इंडिपेंडेंट हूं क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के बाद। ये मैं चेक करूंगा। ठीक है। एंड लास्ट में मैं ये चेक करूंगा कि सर हो सकता है कि मुझे पिछले ऑडिट में जब मैं इस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था ना, पिछले साल जब मैं इस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था, तो मुझे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर पता चल गया, कुछ ऐसी चीज पता चल गई जो मुझे रोक रही है इस क्लाइंट को कंटिन्यू करने के लिए। वो बोल रही है कि नहीं भाई पिछले साल तुझे ये चीज पता चली थी, क्लाइंट में इतना बड़ा घपला था जो तुझे पिछली बार पता चला था, जिसकी वजह से तूने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो तू इस साल इस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट मत कर। तो मैं क्या करूंगा सर, जब भी मैं किसी भी क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाह रहा हूं या फिर कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ले लूंगा, क्लाइंट के बारे में ये सारी चीजें समझ लूंगा और फिर मैं आगे एक्सेप्ट या फिर कंटिन्यू करूंगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यार आप ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे थे, आपको पता चला यार क्लाइंट ना फ्रॉड वाला बंदा है, उसमें ना बहुत सारे उसने घपले वपले कर रखे हैं, घोटाले कर रखे हैं, फिर भी आपने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट किया, फिर भी आपने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट किया, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई आपने इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि सर जब आप ये सारी चीजें चेक कर रहे हो, जब आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो क्लाइंट के बारे में, वाइटल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो क्लाइंट के बारे में, तो फिर अगर आपको कोई भी इश्यूज आइडेंटिफाई हुए थे और फिर भी आपने उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको ये डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट मतलब वो मैंने आपको बताया ना बेसिक्स में, आपको वर्किंग पेपर में लिखना पड़ता है क्या क्या चीज है, कैसे कैसे कौन से एविडेंस मिले, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे आपने उन इश्यूज को रिजॉल्व किया था और फिर आपने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट किया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब सर ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम याद कैसे रखेंगे, तो आप ये बात समझिए कि सर ये है हमारी शादी का मौका, हमारी शादी का मौका है, तो हम बिना परखे किसी भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं हर चीज, हर शादी में कुछ ना कुछ देखता हूं। आई सी एवरी शादी, भाई हर शादी को मैं देखता हूं। हर शादी में क्या देखता हूं सर, आई से आता है सामने वाली लड़की भाई धोखेबाज तो नहीं है ना, फ्रॉड तो नहीं है ना, कितने लड़कों का दिल तोड़ के बैठी है, मतलब जस्ट टेक इट लाइटली, कितने लड़कों का दिल तोड़ के बैठी है, तो सबसे पहले मैं उसकी इंटीग्रिटी देखूंगा। फिर सी में मैं खुद को सी करूंगा, खुद को देखूंगा, सेल्फ चेक करूंगा कि भाई क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं, क्या मेरे पास इतना टाइम है इस बंदी को देने के लिए, क्या मेरे पास इतना पैसा है, जो पैसा ये लोग मांग रहे हैं, आजकल उल्टा लिवाज चल रहा है इसलिए बता रहा हूं मैं, तो क्या इतना पैसा है मेरे पास, इतना टाइम है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। एवरी ई से आ जाएगा मेरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या मेरे और इसके एथिक्स मिलते हैं, क्या एथिक्स हमारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इसके हिसाब से ये चीज अनएथिकल है क्या, मेरे हिसाब से भी वो चीज अनएथिकल है क्या, ये चीज मैं चेक करूंगा। लास्ट में शादी, सर शादी मतलब क्या, उसका पुराना पास्ट, शादी करनी है मतलब वो अपने पास्ट के साथ आएगी, तो उसके भी पुराना एक्स था क्या जिसको वो अभी भी रोती है याद करके, वो मैं एक चीज चेक कर लूंगा। उसका सिग्निफिकेंट पास्ट मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उसके प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में हुए हैं। तो ये 4 चीज मैं चेक करूंगा जब मैं शादी के लिए जा रहा हूं, और यही 4 चीज मैं चेक करूंगा जब मैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप को देखना चाहूंगा। ठीक है, यस सर, क्या बोला सर मैंने, एक बार वापस से देख लीजिए। बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट फर्म को कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है अबाउट द क्लाइंट। क्या वाइटल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है सर, सबसे पहला तो भाई आई से इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट में देख लूंगा। दूसरा मैं देखूंगा सर, मैं तो आई सी किसको देखूंगा, खुद को देखूंगा, क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं, क्या कॉम्पिटेंट का मतलब यहां पे क्या होता है, क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है, मतलब मेरे पास क्या स्किल है ये काम करने की, क्या मेरे पास टाइम है ये काम करने का, क्या मेरे पास लोग है, पैसा है ये काम करने के लिए। ये 4 चीज मैं चेक करूंगा। CCTR, इसको हम क्या बोलेंगे, CCTR, सी से कॉम्पिटेंस, सी से कैपेबिलिटी, टी से टाइम और आर से रिसोर्सेज, इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या मेरे पास CCTR है या फिर नहीं है। एवरी ई से आता है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाऊंगा। एंड शादी एस से आता है आपका सिग्निफिकेंट मैटर्स, कि भाई जो आपके सिग्निफिकेंट मैटर्स थे ड्यूरिंग द करंट या फिर प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, उनको भी मैं कंसिडर करूंगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस देखने से पहले। अब मैं जा रहा हूं शादी करने, मैंने देख लिया इस लड़की में सारी चीजें, और मुझे कुछ चीज खराब मिल गई, कुछ चीज ऊपर नीचे मिल गई, तो मेरी मम्मी बोलेगी भाई मुझे बता तूने ये चीज कैसे रिजॉल्व करी और फिर तू इससे शादी क्यों कर रहा है। तो
तो वैसे ही आईसीआई बोलता है कि भाई अगर तुझे कोई चीज खराब मिल गई है तो तू मुझे बता कि तूने ये चीज को रिजॉल्व कैसे किया, डॉक्यूमेंट करके बता। तो वही सेम चीज बोली कि भाई अगर इसमें से कोई इशू आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो फर्म को डिसाइड करना, और फर्म ने फिर भी डिसाइड किया कि वो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपने उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया। ठीक है, यस सर। इसको एक बार हम क्वेश्चन से देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा था आईसीए ने आपके May 24 में न्यू सिलेबस में। क्या बोला है सर? ये बोला है पीक्यूआर एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ अ लार्ज अनलिस्टेड कंपनी which is engaged in manufacturing of auto components. Subsequent to reappointment of auditors in annual general meeting, the company shared appointment letter with PQR Associates seeking acknowledgement and acceptance letter. CAR is the engagement partner and is planning to issue the acceptance letter. During the current financial year, there was a search by income tax authorities on the company and certain accounting records were seized for verification. Based on the information available on social media, CAR noted that the promoter's brother is contemplating to contest in the ensuing elections under the banner of a political party. One of the current senior engagement team members who has been doing the audit engagement till last year has left PQR Associates and is planning to provide some accounting services to one of the associate companies. PQR Associates are yet to recruit another senior manager having adequate experience in audit of clients engaged in automotive sectors. Elaborate the matters to be considered by PQR Associates with respect to acceptance and continuance of client relationship considering the above issues. सर ये क्या बोल रहे हो सर? ये क्या बोला इसने? ये बोला सर, आपने बोला तो बहुत बढ़िया सर, ऐसा लगा कुछ बहुत तगड़ा हो गया लेकिन समझ में नहीं आया सर, बताओ ना सर। ये बोला सर पीक्यूआर हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक लार्ज अनलिस्टेड कंपनी की, ठीक है। उसमें हुआ क्या, वो ऑटो कंपोनेंट्स इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम जब मतलब अब ये कैसे अपॉइंट हुआ, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि हमें इसको अपॉइंट करना है, सारे मेंबर्स मिलकर एग्री कर ले कि हाँ भाई आप इसको ऑडिटर अपॉइंट कर दीजिए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है उस पर्टिकुलर फर्म को कि आप हमारे ऑडिटर बन जाइए, और उस पर्टिकुलर फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है उस अपॉइंटमेंट लेटर को, ठीक है। अब जो हमारा सीएआर है, जो हमारा पीक्यूआर एसोसिएट्स में सीएआर है, वो बोल रहा है कि यार मैंने एक्सेप्टेंस लेटर प्लान कर रहा हूं इशू करने का, लेकिन मुझे क्या कुछ चीजें पता चली। क्या क्या चीजें पता चली भाई? करंट फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी पे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सर्च किया है भाई, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा तभी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सर्च किया है, और उनके कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को उन्होंने सीज भी कर लिया वेरिफिकेशन के लिए। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दूसरा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे पता चला इस कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका जो भाई है वो इलेक्शंस में खड़ा होना चाह रहा है, अंडर द बैनर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्शंस में खड़ा होना चाह रहा है। तीसरा, सर मेरा जो सीनियर एंगेजमेंट टीम पार्टनर है, टीम मैनेजर है, जो ऑडिट एंगेजमेंट करता था लास्ट ईयर तक, वो इस साल मुझे छोड़ के चला गया। मतलब मेरी टीम का, ऑडिट की बात कर रहा हूं, ऑडिटर की टीम का जो सीनियर मैनेजर है वो छोड़ के चला गया, और वो बोल रहा है कि यार मैं क्लाइंट की एसोसिएट कंपनी को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, उनकी अकाउंटिंग सही से हो रही है ये चेक करूंगा, तो उनको अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। अब ये बंदा तो मुझे छोड़ के चला गया सीनियर मैनेजर, मैंने अभी तक उस सीनियर मैनेजर की जगह कोई ऐसा बंदा नहीं लेके आ रखा, मतलब मेरे पास कोई और बंदा नहीं है जिसके पास ऑटोमेटिव सेक्टर की नॉलेज हो, जिसके पास ऑटोमेटिव सेक्टर का एक्सपीरियंस हो, एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो। ये 4-5 चीजें हो गई इस पर्टिकुलर क्लाइंट में। अब मुझे इलाबरेट करो मैटर्स को जो पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स कंसीडर करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कि सर अब मुझे आप बताइए कौन कौन से मैटर्स मुझे कंसीडर करने चाहिए इस क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले। ये आपका पूरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर एक चीज जो आपको क्लिक हो जाएगी वो ये है कि हमें सबसे पहले तो बताना है कि भाई कौन कौन से ऐसे मैटर्स है जो मैं कंसीडर करता हूं बिफोर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग द क्लाइंट रिलेशनशिप। तो वो मैटर्स हमने अभी पढ़े हुए हैं एज पर SQC1। आप चाहो तो ऐसे 220 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एज पर SQC1 ये बोल रहे हैं कि भाई आप क्लाइंट के एक्सेप्ट करने से पहले कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करनी है, जैसे इंटीग्रिटी पता लगानी है, आपको खुद का कॉम्पिटेंस देखना है, आपको कंप्लायंस देखना है एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ। ठीक है, हमें सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है चेक करने के लिए कि भाई हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और जहां पे भी हमें इश्यूज मिलते हैं, क्या बोला है सर आंसर में, क्या बोल रहा है, जहां पे भी हमें इश्यूज मिलते हैं और हम फिर भी डिसाइड कर रहे हैं इस क्लाइंट को कंटिन्यू एक्सेप्ट करना है, तो फिर हमें डॉक्यूमेंट करके चलना है कि कैसे हमने वो इश्यूज को रिजॉल्व किया है। ठीक है, यस सर। यहां पे क्या बोल रहा है फर्दर एज पर ऐसे 220 क्या बोल रहा है कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर को एक कंक्लूजन बनाना है कि भाई उन्होंने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, उनको सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, उनको आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट करना है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। अब ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी है, अगर आपको ध्यान आती तो आप लिख देते, वरना तो नहीं लिख के आ पाते ये वाली लाइन जो हमने एथिकल रिक्वायरमेंट से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इन्होंने ये लाइन एक्स्ट्रा कर दी है, एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये तो हम लिख देते
ठीक है, एज अ स्टूडेंट ये हम सारी चीजें लिख के आ पाते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, आपको जो मेन चीज यहां पे ध्यान देनी थी वो था इलाबोरेट द मैटर्स। हमें इन मैटर्स को इलाबोरेट करना है, जो ये इंडिविजुअल मैटर्स इन्होंने बताए हैं, इन मैटर्स को हमें इलाबोरेट करके बताना पड़ेगा कि कैसे हम इन चीजों को कंसिडर करेंगे। इन्होंने कंक्लूजन नहीं मांगा कि इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो बोले बस मैटर्स को आप इलाबोरेट करके बता दीजिए कि भाई कौन कौन से मैटर्स हम कंसिडर करेंगे। तो यहां पे आईसीआई ने खुद के मतलब मान लीजिए खुद से आंसर लिखा है, खुद के इसके वर्डिंग से आईसीआई के, और इन्होंने इलाबोरेट करके बताया हर एक मैटर को। जैसे हम ये देखेंगे कि भाई अब अपने फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करें, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस के बारे में जो भी हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, सबसे पहले हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो क्या कंपनी कोई फंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो भी वो पॉलिटिकल पार्टीज, उसका प्रोमोटर का भाई पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टी में भाई टिकट खरीदनी पड़ती है, तो वो पैसा हमें देखना पड़ेगा क्या कंपनी वो पैसा तो नहीं पे कर रही ना, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, हमें क्लाइंट के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्कोप ऑफ एंगेजमेंट के बारे में, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम जो ऑडिट सोच रहे हैं, तुम जो ऑडिट सोच रहे हो वो सेम होना चाहिए। मतलब ये तो बहुत फालतू वाला पॉइंट इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये अगर आप दिमाग में तो ये तो आएगा नहीं स्पेसिफिकली। दूसरा बोल रहे हैं सर यहाँ पे इंडिपेंडेंस का खतरा बहुत ज्यादा है। इंडिपेंडेंस का खतरा बहुत ज्यादा कैसे है सर? हमारा एक सीनियर मैनेजर जो हमारी ही टीम में था, वो अब सामने वाले के एसोसिएट कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा है, हमें उसी कंपनी की ऑडिट भी करनी है। तो अगर हमारा ही बंदा अकाउंटिंग कर रहा है और फिर हम उसकी ही ऑडिट करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सीनियर मैनेजर जो हमको बहुत अच्छे से जानता है, हम उसको बहुत अच्छे से जानता है, उसका काम है, उसको हम ऑडिट कर रहे हैं, तो हम अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाएंगे। ये यहां पे बोला गया है पूरा। नेक्स्ट बोल रहा है कि सर हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है क्लाइंट के रिलेशनशिप को, जो भी चेंजेस डेवलपमेंट हो रहे हैं जो हमारी फर्म की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत टाइम पास वाली चीज लिखी है यहाँ पे कि सर हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा आपने अगर इनकम टैक्स की रेड हो रही है, मतलब आपने इनकम टैक्स में कुछ तो घपला किया होगा, हमें रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट को इवेलुएट करना पड़ेगा। आपने कुछ टैक्स डिस्प्यूट होंगे, आपके कुछ टैक्स लिटिगेशन होंगे, उसके आपने प्रोविजन नहीं बना रखे होंगे, डिस्क्लोज नहीं कर रखा होगा, इसलिए आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो रही है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट में मुझे ये देखना पड़ेगा कि सिंस मेरा सीनियर मैनेजर जो है वो छोड़ के चला गया है, मेरे पास और कोई बंदा नहीं है जो ऑटोमेटिव सेक्टर में काम कर सकता है, तो क्या मेरे पास कॉम्पिटेंस है एंड कैपेबिलिटी है इस रिसोर्सेज को, इस ऑडिट को परफॉर्म करने की, ये मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा सिंस मेरा सीनियर मैनेजर छोड़ के जा चुका है। तो ऐसे मैटर्स को हमें इलाबोरेट करके बताना था एज पर आईसीआई कि आप एक एक मैटर को इलाबोरेट करो कि आप कौन कौन से मैटर्स को कंसिडर करोगे फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। ये तो डायरेक्टली उन्होंने कॉन्सेप्ट बुक से ही चिपका दिया। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अब यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, अब यहाँ पे इन्होंने ये इंटीग्रिटी वाले पॉइंट को और एक आपके ये कॉम्पिटेंस सीसीटीआर वाले पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंसिवली इलाबोरेट करके बताया। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि सर आपने बोल दिया कि हाँ भाई आई सी एवरी शादी, आप हर एक शादी में इंटीग्रिटी और खुद को तो देखते ही हो, अब आप मुझे ये बताओ आप इंटीग्रिटी में क्या चेक करते हो, मतलब व्हाट डू यू सी इन इंटीग्रिटी। आप फ्रॉड देखते हो, लड़की फ्रॉड है कि नहीं, तो फ्रॉड मतलब एग्जैक्टली व्हाट डू यू सी, व्हाट आर द मैटर्स दैट यू कंसिडर व्हेन यू कंसिडर द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। ये हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या क्या देखते हैं सर, हम क्या क्या देखते हैं मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी चीज है भाई, क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, क्लाइंट हमारे पास क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई क्लाइंट तेरे पास? पिछला तो ऑडिटर होगा ना, पिछला ऑडिटर चला गया या फिर तूने निकाल दिया या फिर वो छोड़ के चला गया, क्यों गया, क्यों तूने निकाला, तू पिछले फॉर्म को क्यों हायर नहीं कर रहा, तू मुझे क्यों हायर कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी ना, तूने मॉडिफाइड ओपिनियन, पता चला पिछले ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था इसलिए तू मेरे पास आ रहा है कि भाई तू क्लीन ओपिनियन दे देना, तो ये तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज हम सबसे पहले तो ये पूछेंगे भाई आपने प्रीवियस फॉर्म को रीअपॉइंट क्यों नहीं किया। अगर आप इतने ही इंटीग्रिटी वाले बंदे हो, इतने ही साफ बंदे हो, तो आपने प्रीवियस फॉर्म को क्यों अपॉइंट नहीं किया। दूसरा हम देखेंगे भाई तू क्या काम करता है, तू क्या, तेरा नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तू क्या काम कर रहा है, तू कैसे काम करता है, मतलब तुम काम कैसे, तुम्हारा बिजनेस रेपुटेशन क्या है, क्या कस्टमर्स के रिव्यूज जो आते हैं तुम्हारे काम के लिए वो अच्छे आते हैं, या फिर तुम हो विजय माल्या जो पैसे लेके भाग जाओगे। तो नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी कैसी है। विजय माल्या आता है मेरे पास ऑडिट करवाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी ठीक नहीं है, मैं मना कर दूंगा, नीरव चौकसी, ये सारे लोगों को मैं मना कर दूंगा, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ठीक नहीं है, बिजनेस में रेपुटेशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट मैं देखूंगा सर आपका एटीट्यूड कैसा है, जो भी उनके ओनर्स हैं, की मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, मतलब वो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी जो हमने अपने बेसिक्स में डिस्कस किया था उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उनका एटीट्यूड कैसा है भाई, मुझसे तू तड़ाक करके बात करते हैं या फिर हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करके बात करते हैं, ये मैं चेक करूंगा। अगर वो तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं मतलब वो मुझ पर डोमिनेशन दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं लोग, तो इंटीग्रिटी ठीक नहीं है इसकी। नेचर ऑफ ऑपरेशन भाई इसका धंधा है हवाला,
हवाला का धंधा करता है, क्या मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा? नहीं भाई, इंटीग्रिटी वाला बंदा नहीं है, इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, विजय वाले सारी चीजें मैंने आपको बता दी भाई। वो बहुत काम में ना मेरे टांग अड़ा रहा है भाई, बहुत काम में टांग अड़ा रहा है, वो मुझे काम ही नहीं करने दे रहा। वो काम वो कुछ छुपा रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ डेटास को कंफर्मेशन भेजने दो, वो मना कर रहा है, नहीं नहीं तुम डेटास को, तुम बैंक कंफर्मेशन जो हमने डिस्कस किया था, बोला नहीं नहीं तुम बैंक को कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। तो वो कुछ तो मुझसे छुपा रहा है भाई, तो मतलब ये इंटीग्रिटी नहीं है, ये बहुत 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 झूठा इंसान लग रहा है मुझे। नेक्स्ट सर, वो मेरा बोल रहा है कि तुम फीस कम से कम ले लो, वो बोल रहा है तुम काम घटिया से घटिया काम करो लेकिन तुम फीस भी कम से कम रखो, ऐसा वो मुझे बोल रहा है। मतलब उसने कुछ तो छुपाया है, वो मुझे काम अच्छे से नहीं करने दे रहा चाह रहा, इसलिए वो मेरी फीस बढ़ा नहीं रहा है, वो फीस मेरी कम से कम रख रहा है। एंड लास्ट में यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये कुछ छुपा रहा है, मतलब काला धन छुपा रहा है, ये कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज इसने कर रखी है, कुछ काला धन छुपा रखा है, इस पे ईडी वीडी के रेड्स हो रखे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मुझे इंडिकेशन मिल रहा है तो वो इंटीग्रिटी का मैटर बन जाता है। ये आपके 7 मैटर्स है इंटीग्रिटी के जो आपको कंसिडर करने हैं। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे सर, हम करने जा रहे हैं रिश्ता, ऑडिटर क्लाइंट के बीच में हम रिश्ता करने जा रहे हैं, तो रिश्ते के पहले के हमारे 7 फ्लैग हैं। ये क्या है? 7 रेड फ्लैग्स है हमारे रिश्ते के पहले। कैसे 7 रेड फ्लैग्स है भाई? मेरे पास एक आंटी आई, वो मुझे पूछती है भाई बताओ आप मुझे, आप एक लड़की देखने गए थे ना, वो लड़की से रिश्ता आपका कैसे टूटा? लड़की से रिश्ता आपका कैसे टूटा? पहली वाली लड़की से आपका रिश्ता कैसे टूटा? वो लड़का क्या करता था? ठीक है, लड़का मतलब मेरे से नहीं पूछ रहे, किसी लड़की से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो लड़का क्या करता था, वो लड़का कैसा था, उसका आइडेंटिटी कैसी थी, वो कैसा रेप्यूटेड था, या वो लड़का इज्जत कैसी थी उसकी मार्केट में, या फिर वो बेइज्जत वाला लड़का था। ये सारी चीजें उसने पूछी, तो मैंने बोला देखो भाई, लड़की ने बोला देखो भाई उसका एटीट्यूड तो भाई बहुत स्काई हाई पे था, वो एटीट्यूड में एकदम ऐसे वाला लड़का था, वो एकदम सॉफ्ट टोन नहीं था। सॉफ्ट टोन वो चाहिए होता है ना लड़की को, सॉफ्ट टोन वाला लड़का नहीं था, एटीट्यूड बहुत स्काई हाई था उसका, मेरे हर काम में टांग अड़ा रहा था, मुझसे बहुत ज्यादा डाउरी मांग रहा था, और लास्ट में सर सब कुछ सही था, सब कुछ सही भी होता, लेकिन उसके दाल में कुछ काला था। मुझे शक था ना वो कहीं ना मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, काला धन में इन्वॉल्व था। तो बेसिकली जब भी हम रिश्ता तय करने जा रहे हैं, रिश्ता तय करने से पहले हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम जब इंटीग्रिटी चेक कर रहे हैं क्लाइंट की, जब हम क्लाइंट से भी रिश्ता करने जा रहे हैं तो भी हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्या बोला सर मैंने इंटीग्रिटी के बारे में? कौन कौन से मैटर्स मुझे कंसिडर करने हैं? सबसे पहला, क्या रीजन था प्रोपोज अपॉइंटमेंट ऑफ मेरी फर्म का एंड पिछली फर्म का नॉन रिअपॉइंट करने का। दूसरा, क्या नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन है, कौन सा धंधा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, बिजनेस रेपुटेशन क्या है क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का, की मैनेजमेंट का, टीसीडब्ल्यूजी का। क्या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग क्लाइंट के एटीट्यूड की, कि क्लाइंट का एटीट्यूड कैसा है, उनका क्या मतलब क्लाइंट मतलब प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी का क्या एटीट्यूड है। नेक्स्ट, क्या ऐसी कोई इंडिकेशन है कि वो मेरे काम पे इनएप्रोप्रिएटली लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क रखने वाले हैं, मेरे काम को लिमिट करने वाले हैं, मेरे काम को अच्छे से मुझे करने नहीं देने वाले हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट, क्या क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड है कि वो मेरी फर्म की फीस कम से कम रखेगा। वो बोल रहा है तुम फीस कम से कम रखो, तुम काम भले घटिया से घटिया करो लेकिन फीस तो मैं तुम्हें कम से कम ही दूंगा। और लास्ट में, क्या कोई ऐसे इंडिकेशन है कि क्लाइंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। ये चीज मुझे चेक करनी है। अब ये फाइनल लेवल पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, आपको कोई इंडिविजुअली कोई एक पॉइंट उठा के पूछ लेगा कि बताओ ये पॉइंट है, अब बताओ हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या चीजें और कंसिडर करनी चाहिए। तो ऐसे करके आपको चीज याद रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। क्या बोल रहा है सर? CAM is introduced to a prospective client in a social function. He assures to visit office of CAM very soon in relation to professional work. During discussions over a cup of coffee next week, it transpires that there was a search by Enforcement Directorate in his premises about a month back, resulting in recovery of huge sum of cash. The Income Tax Department has also searched his premises in relation to bogus capital gains on penny stocks. Lamenting poor quality of services provided by his present auditor, he offers appointment as tax auditor of his 5 family-owned funds to CAM in lieu of handsome fees. What are the factors to be evaluated by CAM if he wants to take up the engagement? ये क्या बोल रहा है सर? हमें एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मिला किसी शादी वादी में, किसी भी सोशल फंक्शन में, और उसने बोला मैं आपको बहुत जल्दी विजिट करूंगा। जब वो विजिट करने आया ना, तब मुझे पता चला कि भाई उसके ऊपर तो ईडी की रेड हुई है, उसके ऊपर तो भाई
क्या बोलते हैं, यूज सम ऑफ कैश था उसके पास, इसलिए ईडी की रेड हुई थी। उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी सर्च किया हुआ है क्योंकि उसके बोगस कैपिटल गेन्स पड़े हुए थे। अब ये क्या बोल रहा है, सर ये सब तो हो गया, वो तुम टेंशन मत लो, लेकिन क्या मेरा जो प्रेजेंट ऑडिट है ना वो सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें टैक्स ऑडिट दे दूंगा, मेरे जितने भी फैमिली ओन फंड्स हैं उन सबका टैक्स ऑडिट तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें एक बहुत बढ़िया फीस भी दूंगा मैं। तो क्या अब ऐसे मैटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो सीएएम को इवैल्यूएट करने चाहिए अगर वो ये एंगेजमेंट को लेना चाह रहा है, तो अगर वो ये क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो क्या यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ है। यहाँ पे पूछा हुआ है क्या फैक्टर्स मुझे इवैल्यूएट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ईडी की रेड हुई हुई है, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई हुई है, मतलब ये हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, मतलब इसके इंटीग्रिटी पे मुझे शक आ रहा है। तो कौन सा फैक्टर मुझे इवैल्यूएट करना है सर? मुझे इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट को कंसीडर करना है बिफोर एक्सेप्टिंग एंड न्यू। एज पर एसक्यू7 क्या बोलता है सर कि हमें इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट को कंसीडर करना चाहिए कि भाई वो मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। यहाँ पे इन द गिवन केस ये सारा सा काम हुआ है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इस ऑडिट को, इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? ये तो हमने इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सीसीटीआर के बारे में। कौन कौन से मैटर्स है जो मुझे कंसिडर करने हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज की सर मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या टाइम है, क्या कॉम्पिटेंस है एंड रिसोर्सेज है इस ऑडिट को, इस सर्विसेज को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या कैसे पढ़ेंगे हम इसको सर? इसका जो आप देखेंगे ना, क्या कैपेबिलिटी अगर मैं बात करूं ना कि मेरे में क्या कैपेबिलिटी है इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या मेरे पास नॉलेज है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जिसमें क्लाइंट है, कि भाई पता चले कि भाई ये क्लाइंट जो है वो हमारा, मान लीजिए आप कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है भाई, टोयोटा है हमारा, जो भी अलग अलग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मेरे पास क्या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज है या फिर नहीं है। दूसरा, क्या मुझे नॉलेज तो है लेकिन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस जिस एक्सपीरियंस की मदद से मैं पीआरएल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाऊं। मतलब मुझे उस इंडस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए और उसका काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मैं एकदम कैपेबल बंदा हूं, हाँ भाई मैं एकदम कॉम्पिटेंट बंदा हूं। नेक्स्ट, अगर मैं टाइम की बात करूं तो मुझे एकदम डेडलाइन बेस्ड काम करना है, मतलब जिस डेडलाइन में मुझे वो काम खत्म करना है, एक डेडलाइन होती है ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने की, तो क्या मैं वो डेडलाइन में काम खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे चेक करना है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज की बात करूं तो क्या मेरे पास सफिशिएंट लोग हैं ये काम करने के लिए कि नहीं है। अगर मेरे पास सफिशिएंट लोग नहीं है काम करने के लिए, कि पता चला भाई ये काम करने के लिए मुझे 20 लोग चाहिए लेकिन मेरे पास तो 10 ही लोग हैं, तो फिर मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, राइट। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, भाई मुझे पता ही नहीं है कैसे करना होता है काम, तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे को पता है कि अगर मैंने काम ले लिया तो मैं इस डेडलाइन में खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और सफिशिएंट पर्सनल तो नहीं है, लेकिन सपोज क्या मैं एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता हूं, क्या मैं इस काम के लिए मुझे एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा तो फिर क्या वो एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं क्या मुझे इस काम को करने के लिए EQCR को हायर करना चाहिए, और EQCR को हायर करना पड़ेगा तो वो एक्सपर्ट है, अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें, EQCR क्या होता है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे आराम से नेक्स्ट वाले आपके लेक्चर में। लेकिन आप मान लीजिए कि EQCR क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए क्या मेरे पास लोग हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें मैं कंसिडर करूंगा। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे? वही सेम पैराग्राफ में, वही सेम चार्ट में, जैसे मैंने आपको इधर बोला है। सर कैपेबिलिटी में क्या देखेंगे कि भाई नॉलेज और एक्सपीरियंस, टाइम में क्या देखेंगे, डेडलाइन में काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, रिसोर्सेज में क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, नहीं है तो मैं एक्सपर्ट को हायर कर लो या फिर EQCR को हायर कर लो। ठीक है, यस सर। एक बार अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड से डिस्कस कर लेते हैं। क्या मैटर्स है कंसिडर करने के लिए? सबसे पहला, फर्म पर्सनल के पास नॉलेज है क्या उस रिलेवेंट इंडस्ट्री का। दूसरा, क्या फर्म पर्सनल के पास एक्सपीरियंस है पीआरएल रिक्वायरमेंट्स का, कि भाई इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन सी पीआरएल रिक्वायरमेंट्स लगती है, इसका आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। या फिर अगर एक्सपीरियंस ना भी हो तो क्या आप उस एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो, ले सकते हो, नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज को, उस काम को करने के लिए नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज को लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट मैं ये देखूंगा क्या मैं इस एंगेजमेंट को कंप्लीट कर पाऊंगा विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन, जो इनकी डेडलाइन है तब तक मैं काम कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, क्या मेरे पास सफिशिएंट लोग हैं, नेसेसरी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस वाले जो इस काम को कर सकते हैं। पता चला लोग तो है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होगा, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस वाले लोग चाहिए। क्या एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स क्या मुझे मिल जाएंगे। एंड लास्ट में, क्या मेरे पास ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो EQCR बनने का क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो। क्या बोला मैंने? क्या मेरे पास ऐसे लोग हैं जो EQCR बनने लायक हों,
बनने लायक मतलब क्या क्या उनके पास क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी वो लोग फुलफिल करते हैं ईक्यूसीआर बनने के। अब क्या सर क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। पर ऐसा मान लीजिए कि ईक्यूसीआर बनने लायक मेरे पास बंदे हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा जब मैं सीसीटीआर चेक कर रहा हूं, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज चेक कर रहा हूं। नेक्स्ट अब बात मान लो आपने किया, एक्सेप्ट कर लिया ऑडिट, ठीक है, आपको लगा सब कुछ सही, आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑडिट, बाद में पता चलता है क्लाइंट तो विजय माल्या है। बाद में पता चलता है कि भाई क्लाइंट ने तो प्रीवियस ऑडिटर को इसलिए निकाला था क्योंकि प्रीवियस ऑडिटर अच्छा काम कर रहा था, उसके सारे मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा था। बाद में पता चलता है कि भाई आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपको तो लग रहा था ये इतने टाइम में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। आपको लग रहा था इस काम को करने के लिए आपको 10 लोग ही चाहिए होंगे, लेकिन आपको तो 20 लोग चाहिए होंगे और 20 लोग आपके पास है ही नहीं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे मैटर्स पता चलते हैं जो आपको अगर पहले पता होते तो आप इस एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देते, आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपने इस एंगेजमेंट को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। अब बताइए अब आप क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में सिंपल सी एक चीज आ रही होगी, सर पहले पता होता तो मैं इसको डिक्लाइन कर देता, अगर मुझे अभी पता चला है तो मैं विड्रॉ कर लेता हूं, रिजाइन कर लेता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है, फर्क बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये क्या बोल रहा है सर, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे आपको एंगेजमेंट को डिक्लाइन करना पड़ जाए, तो फिर आपको अपनी पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ेंगी कि क्या आपको इस पूरे सिचुएशन के बारे में अपने अपॉइंटमेंट, जिस बंदे ने आपका अपॉइंटमेंट किया, जैसे शेयर होल्डर्स ने आपका अपॉइंटमेंट किया होगा तो उनको बताने की जरूरत है, या फिर इस एंटिटी का जो रेगुलेटर है उसको बताने की जरूरत है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और आपको दूसरी चीज अब चेक करनी पड़ेगी, पहले तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, फिर आप दूसरी चीज देखेंगे कि क्या यहां पे विड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है, क्या यहां पे रिजाइन कर सकता हूं क्या, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको विड्रॉ करने से रोकते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं आप ऑडिटर विड्रॉ नहीं कर सकते, वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के भी, लेकिन ऐसे हमें चेक करना है कि हाँ भाई यहां पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं विड्रॉ करने की। ठीक है, अब मैं देखूंगा मेरी पॉलिसीज मेरी विड्रॉवल पे कि सर अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मुझे कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है सर? सबसे पहले तो मुझे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। यार मैंने आपको क्या बताया सर, विड्रॉ करना ना बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी ऑडिटर का, किसी भी कंपनी का अगर ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है ना तो बहुत बड़ी चीज होती है वो। तो बहुत बड़ी चीज करने से पहले आप एक बार क्लाइंट के साथ डिस्कस तो कर लो, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस तो कर लो कि भाई देखो देखो ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे विड्रॉ करने का लग रहा है, या फिर अगर तुम इसको ठीक नहीं करोगे तो फिर मैं विड्रॉ कर लूंगा। मैंने सोचा था तुम मुझे बैंक कंफर्मेशन भेजने दोगे, लेकिन तुम मुझे बैंक कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहे, देख लो मुझे बैंक कंफर्मेशन भेजने दे दो वरना मैं विड्रॉ कर लूंगा। तो ऐसी चीज हम पहले क्लाइंट के साथ मामला सुलटाने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करके समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट नहीं मान रहा है या फिर वो चीज को हम नहीं हटाया जा सकता है और विड्रॉ करना अगर मुझे एप्रोप्रिएट लग रहा है तो फिर मैं विड्रॉ कर लूंगा। विड्रॉ करने के बाद अब मैं अपनी पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस से देखूंगा कि क्या मुझे जिन लोगों ने अपॉइंट किया था उनको बताने की जरूरत है कि मैंने विड्रॉ कर लिया, क्या मुझे रेगुलेटर्स को बताने की जरूरत है कि विड्रॉ कर लिया, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। और लास्ट में जो भी काम मैंने किया हुआ है, मतलब जो भी काम मैंने किया था उसमें जो भी चीजों की वजह से मैं विड्रॉ कर रहा हूं, जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज मुझे मिले थे काम करते टाइम, वो सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज में डॉक्यूमेंट करके चलूंगा। क्या करूंगा सर? मैं डॉक्यूमेंट करके चलूंगा जितने भी सिग्निफिकेंट इश्यूज मुझे मिले थे। ठीक है, यस सर। अब ये आपके सारे पॉइंट्स है। अब सर इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद रखोगे आप एक ब्रेकअप स्टोरी से। बहुत दुख हो गया भाई मेरे जीवन में, मेरा ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ मैं बताता हूँ ना आपको। मुझे लगा था वो लड़की एकदम शांत है, शर्मीली है, संस्कारी टाइप की है, लेकिन मुझे पता चला कि वो लड़की तो एकदम एक्सट्रोवर्ट निकली और वो संस्कारी भी नहीं थी और वो मेरे काम भी अच्छे से नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसके साथ डिस्कशन किया। सबसे पहले भाई ऐसे ब्रेकअप डायरेक्टली नहीं करेंगे ना यार, दिल टूटता है यार, ऐसे दिल थोड़ी तोड़ेंगे। पहले तो उसको मैं समझाऊंगा कि सुन मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी, मैंने ये सोचा था ऐसा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, प्लीज तू कोशिश कर ले, ऐसा कर सकती है क्या? वो बोलती है नहीं कर सकती, निकल जा यहाँ से। उसने पूरा बोल दिया मेरे को नहीं कर सकती, निकल जा। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट है विड्रॉ करना, अप्रोप्रिएट है ब्रेकअप कर लेना, और मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपनी मम्मी पापा को बताऊंगा, पापा पापा मम्मी मम्मी मैंने ना ब्रेकअप कर लिया, मेरी वाली सुन नहीं रही थी, मेरी वाली अलग थी मुझे लगता था, लेकिन मेरी वाली अलग ना निकली, देख लो अगर उसने ऐसा ऐसा कर दिया अब क्या करूं मैं। तो मैंने पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर वाले लोगों को बता दिया, अपॉइंटमेंट एंड रेगुलेटर्स को बता दिया, और मैं एक पर्सनल डायरी भी मेंटेन किया करता था उसके प्यार में, तो पर्सनल डायरी में मैंने वो डी एंड करके लिख दिया। तो मतलब मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया, जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज हुए मैंने पर्सनल डायरी में लिख के उसको डी एंड कर दिया। तो ये आप ब्रेकअप स्टोरी से ऐसे आप थोड़े बहुत स्टेप्स याद रख सकते हो। क्या बोला सर मैंने? यहां पे हम बात कर रहे हैं ऐसे कोई मैटर्स जो मुझे मिले व्हेन
जो इंफॉर्मेशन अगर मुझे पहले मिलती तो मैं उस एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देता। अब ऐसे मैटर्स मुझे पता चले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखूंगा, ये चेक करूंगा कि क्या फर्म को रिपोर्ट करना है उन लोगों को जिन लोगों ने मेरा अपॉइंटमेंट किया था, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मुझे बताने की जरूरत है या फिर नहीं है। दूसरा मैं देखूंगा पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग की, क्या विड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है इस एंगेजमेंट से और क्लाइंट रिलेशनशिप से, एंड पॉलिसीज देखूंगा विड्रॉवल पे फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। एंड उस पॉलिसीज में मैं 4 चीजें देखूंगा। क्या 4 चीजें देखूंगा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्लाइंट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से कि भाई मैं कौन सा एक्शन एप्रोप्रिएट फर्म, मतलब कौन सा एप्रोप्रिएट एक्शन फर्म ले सकती है, फर्म लेने का सोच रही है अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो। ठीक है, तुम ठीक कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम ठीक नहीं कर सकते, अगर फर्म को ऐसा लगता है कि भाई विड्रॉ करना सबसे एप्रोप्रिएट है, बेस्ट डिसीजन है, तो फिर मैं क्लाइंट के साथ डिस्कस करूंगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा कि भाई देखो मैं विड्रॉ कर रहा हूं और रीजंस बताऊंगा कि मैं विड्रॉ क्यों कर रहा हूं, मैं सामने वाले को बता के आऊंगा कि भाई तेरी ये सारी चीजें हैं, ये सारी हरकतें तू करती है जिसकी वजह से मैं विड्रॉ कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं ब्रेकअप कर रहा हूं। आगे आने वाले के साथ ध्यान रखना, आगे आने वाले के साथ ये सारी चीजें मत करना प्लीज। हम लड़के ऐसे ही होते हैं, हम नहीं संभाल सकते सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे हमारी पीआरएल रिक्वायरमेंट को कि क्या हम अच्छे से उस पीआरएल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, एंड क्या हमें इस विड्रॉवल के बारे में, इस ब्रेकअप के बारे में हमारे मम्मी पापा को बताना चाहिए क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना चाहिए क्या। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट कर लूंगा जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज थे, कंक्लूजन्स थे, एंड उनके बेसिस फॉर कंक्लूजन्स की, क्या सिग्निफिकेंट इशू मिले थे, क्या कंक्लूजन थे, एंड उसका क्या बेसिस था, ये सारी चीजें मैं डॉक्यूमेंट करके चलूंगा। ठीक है, यस सर। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है, वो लास्ट पॉइंट इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए है, 4th एलिमेंट हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो बहुत इजी एलिमेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है सर, हमारी लोग में जो, हमारी फॉर्म में जो काम कर रहे हैं, हमारी फॉर्म में जो लोग हैं, उसके बारे में यहां पे बात हो रही है कि हमें सफिशिएंट लोगों के साथ काम करना है, सफिशिएंट लोग हमारे पास होने चाहिए, सफिशिएंट पर्सनल होने चाहिए जिनके पास एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये चीज हमें मेंटेन करनी है हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज में। अब वहीं अगर मैं ऐसे 220 की बात कर लूं तो वो ये बोलता है कि हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है कौन है सर, आर्टिकल है क्या, चल हट, आर्टिकल नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई हमारा माई बैप एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स होता है। ठीक है, तो यहां पे हम ह्यूमन रिसोर्स में एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि सर सबसे पहली चीज एंगेजमेंट पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके पास सीसीटीआर होना चाहिए, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा, उसकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में उसको खुद को तो पता होना चाहिए ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं पे डिफाइंड होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। एंड दूसरा, उसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज कि भाई क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि हमारा एंगेजमेंट पार्टनर कौन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को और क्लाइंट की आइडेंटिटी को एंगेजमेंट पार्टनर की आइडेंटिटी को क्लाइंट को बता देंगे। तो 3 चीजें हम यहाँ पे करने वाले। कैसे याद रखेंगे सर इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा कौन होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में, एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसे सीसीटीआर रहना है, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज को मेंटेन करना है। दूसरा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफाइंड होनी चाहिए और उसको खुद को पता होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज, क्लाइंट को भी पता होनी चाहिए, क्लाइंट को भी कम्युनिकेट करनी कि देखो भाई हमारे एंगेजमेंट पार्टनर ये है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ठीक है, यस सर, यही 3 पॉइंट यहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ध्यान रखना है, एसक्यूसी 1 एंड एसक्यू 220 में हर बार पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से ही आपका जो आंसर है वो शुरू होगा। क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, क्या रिक्वायर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सबसे पहली चीज, ईपी के पास एप्रोप्रिएट सीसीटीआर होना चाहिए। अब टीआरआर की जगह यहां पे अथॉरिटी कर दिया। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड अथॉरिटी होनी चाहिए उस रोल को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपी क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड होनी चाहिए उस पार्टनर के साथ, उस पार्टनर को पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। एंड लास्ट में, उसकी आइडेंटिटी एंड उसका जो रोल है वो हमें क्लाइंट को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई देखो ये हमारा ईपी है और इसका ये रोल रहने वाला है इस पूरे ऑडिट में। ठीक है, यस सर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस है, पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इसका जो पूरा रिवीजन होता है ना, हम क्या करेंगे जब भी हम रिवीजन करने का सोचेंगे तो मैं आपको एक बार तो पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझा दूंगा, फिर मैं इसका क्विक रिकैप वीडियो आपके क्विक रिकैप वाले सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि जैसे ही आप एक लेक्चर पढ़ें और आपको अच्छे से रिकैप करना हो पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से और एकदम फास्ट पेस्ड मैनर में, तो आप वो क्विक रिकैप वीडियो को एक्सेस करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा आपका 5th एलिमेंट जो है, जिसमें आपका EQCR जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम फिर मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और छोटा सा एक और टॉपिक आएगा वो डिस्कस करके ये पूरा
टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।